Assalamu alaikum students, how are you? Students, can you listen me? Yes, sir. Yes. Okay. So हाफिज़ा सना, आप बताएं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? जी सर सेमाफोर से कुछ डिस्कस किया था और आगे कुछ रहता था। आपने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। नहीं, हमने तो डेडलॉक पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। फिर वो मेरा लेक्चर मिस होगा। डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक का नहीं पता आपको? अली अमान, आप बताओ डेडलॉक क्या होता है? मोहम्मद फ़ाहद, आप बताओ डेडलॉक क्या होता है? व्हाट इज़ डेडलॉक? मोहम्मद फ़ाहद इज़ एब्सेंट। No, sir. नहीं, एब्सेंट है, आप ना बोलें। हाफिज़ा सना इज़ एब्सेंट। ओके। अली अवान इज़ एब्सेंट। ओके। बिलाल अहमद इज़ एब्सेंट। मोहम्मद बिलाल। ओके। मोहम्मद उस्मान अरशद, उसामा अरशद। सर उसामा प्रेजेंट जी से। जी जी, बताएं डेडलॉक क्या होता है? व्हाट इज़ डेडलॉक? उसामा अरशद इज़ एब्सेंट। ओके। सर मैं बताऊं? नहीं, हारिस सामिर आप बताएं। हारिस सामिर। जी सर। सर डेडलॉक होता है कि सर जब एक प्रोसेस को बारी नहीं मिल रही होती तो सर जब वो स्टार्ट कर रहा होता है तो वो डेडलॉक में होता नहीं, वो तो स्टारवेशन होता है। तो मोहम्मद हारिस जो है वो नाकाम रहे हैं, एब्सेंट। डेडलॉक सर। मैंने पूछा आपसे। उमर महमूब आप बताएं। नहीं, उमर महमूब रहने दें आप। एक मिनट, मोहम्मद हसन बताएंगे। मोहम्मद हसन, डेडलॉक क्या होता है? मोहम्मद हसन इज एब्सेंट। ओके। हसन फारूक बताएंगे। हसन फारूक, व्हाट इज डेडलॉक? हसन फारूक। हसन फारूक एब्सेंट। हसीब हसीब अली बताएंगे। हसीब अली। हसीब अली इज देयर? नो। हसन अब्बास? नो। इमरान अफजल भट्ट? नो। जिब्रान करीम? नो। मोहम्मद हसनैन? नो। मोहम्मद तलहा जफर? मोहम्मद हारिस सिद्दीकी? मुसद्दिक फारूक? नो। मोहम्मद आतिफ खालिद? नो। मोहम्मद हैदर वहीद? नो। मोहम्मद हमजा? मोहम्मद हसान? मोहम्मद महजम? मोहम्मद मुबशर ज़ईम? मोहम्मद मुबीन जाहिद? उबैदुर रहमान? उमर महमूद? ओके। उसामा मुमताज़? ओके। राना हाशिर? राना हाशिर? ओके। समन? समन? समीउल्लाह? मेरी ऑप्शन लगी। शालीम? शिराज अली? सैयदा सूफिया? वजीउल हक? वजीउल हसन? ओके। सो एक, दो,
सर मैंने लेट ज्वाइन किया था, मैं इसलिए पूछ रहा था। सर मोहम्मद हसनैन की लगा दें सर। सर M dot S। अटेंडेंस लगा दें। अब्दुल अटेंडेंस रहीम, अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला मैं आमिर, लेट ज्वाइन किया सर मैं बताऊं क्या होता सर है? प्रेजेंट। सर नेट की अब्दुल्ला वजह आमिर प्रेजेंट। सर अब्दुल्ला आमिर अब्दुल्ला आमिर बताओ, प्रेजेंट। अब्दुल्ला आमिर बताओ स्टारवेशन और डेडलॉक में क्या डिफरेंस होता है? सर व्हाट? स्टारवेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टारवेशन एंड डेडलॉक? सर स्टारवेशन होता है कि जब दो प्रोसेसेस यानी कि अगर एक प्रोसेस ऑलरेडी कर रहा है ना, तो वो दूसरे प्रोसेस को अगर टाइम नहीं मिल रहा ना आने का, तो ये स्टारवेशन कहते हैं। यानी कि वो अगर एक ही प्रोसेस जो भी आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, फीफो है या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी आपका, उस हिसाब से जो भी आपके, अगर आपको डेडलॉक क्या काफी होता है? ज्यादा एक बड़ी वैल्यू आ गई है या काफी छोटी वैल्यू आ गई है, तो जो बाकी की जो डेडलॉक क्या वैल्यूज होता होती है ना, वो सफर करती हैं। है? व्हाट इज डेडलॉक नाउ? सर डेडलॉक डेडलॉक जो एहसन जिसमें हसन ना एक सर बिलाल अहमद प्रेजेंट है। नहीं, एब्सेंट है वो। अली रजा, बिलाल अहमद। ओके। हाफिज अब्दुल रहमान, हाफिज मुबशर अकरम, ओके। सो अबू बैद, आप बताएं अबू बैद, डेडलॉक क्या होता है? जी सर। डेडलॉक सर डेडलॉक एक वो कंडीशन होती है जहाँ पे कोई प्रोग्रेस अगर ना हो रही हो ना, सिंपली ये हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी कोई प्रोसेस हो और वहाँ कोई प्रोग्रेस ना हो रही हो, वो वहीं पे फंस गए, तो वो एक डेडलॉक की कंडीशन बन गई। ओके, गुड है। सो बुशरा असलम, बुशरा असलम, आप बताएं कि डेडलॉक और स्टारवेशन में क्या डिफरेंस होता है? बुशरा असलम देयर? नो। बीनिश परवेज, आप बताएंगे बीनिश परवेज? नो। महरीन नदील बताएंगे, महरीन नदील? सर मैं भी अपसेट हूँ, नो, सारे एब्सेंट हैं आज, कल अभी सब ज्वाइन प्रेजेंट थे। लेट किया मैंने नेट की वजह से। उमर महबूब, शायद आप उमर महबूब नहीं है। ओके। साद शराजी, आप हैंड अप कर रहे थे। साद शराजी, आप बताओ कि डेडलॉक और स्टारवेशन में क्या डिफरेंस होता है? साद शराजी? नहीं। ओके। शबाना मुश्ताक, शबाना मुश्ताक नहीं है। सर ये अब मोहम्मद आतिफ खालिदी की लगा दी। ज़ईम असगर, आप बताएं? सर हमारे पास स्टारवेशन में ये होता है कि अगर किसी प्रोग्राम को कोई रिसोर्स चाहिए, हम उसको रिसोर्स नहीं दे रहे। और डेडलॉक में ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रोसेस को दो रिसोर्स चाहिए और दो प्रोसेस को भी वो सेम एक रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, एक उसने रख लिया एक उसने रख लिया, दोनों एक दूसरे को रिलीज नहीं कर रहे कोई प्रोसेस, वो आपस में डेडलॉक की पोजीशन में आ जाएंगे, ना वो आगे जाएगा ना वो आगे जाएगा। डिफरेंस क्या हुआ डेडलॉक और स्टारवेशन में? स्टारवेशन में तो डिफरेंस ये है कि स्टारवेशन को हम लोग तो रिसोर्स, स्टारवेशन में हम रिसोर्स देते नहीं। ठीक है, डेडलॉक में ये होता है कि जो शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, चले एक उसने ले लिया एक उसने मैं ले लिया। मैं एक आपको मैं बताता हूँ कि एक मैं कंडीशन आपको शेयर करता हूँ, आपने उसका आंसर करना है, फिर आपकी प्रेजेंट लगेगी। आपने इसका आंसर देना है कि ये डेडलॉक है या स्टारवेशन है। ठीक है। सपोज सिस्टम में हमारे पास जो है वो सिस्टम में हमारे पास P1, P2 और P3 प्रोसेस हैं। P1 को भी बारी नहीं मिल रही और P2 यस को भी सर। बारी नहीं मिल रही। स्टारवेशन है या डेडलॉक है? स्टारवेशन है ये सर। डेडलॉक कब होएगा? डेडलॉक ये होगा कि जब P1 और P2 के जो दोनों रिसोर्सेज हैं वो सेम होंगे, और दोनों में और कोई एक एक रिसोर्सेज ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह P1 को चले एक मैं बता रिसोर्स चाहिए, दोबारा P2 से, को R2। दोबारा से दोनों मैं एक रिवाइज कर देता हूँ, यूज कर दोबारा रहे से हैं। रिवाइज कर देता हूँ। एक मैं बताऊँ रिसोर्स ये है, ये रिसोर्स R1 है, ये P2 को एलोकेटेड है और P1 इसकी डिमांड कर रहा है, और देयर इज अनदर रिसोर्स R2, वो वो P1 ने कैप्चर किया हुआ है और P2 इसकी डिमांड कर रहा है। तो क्या ये स्टारवेशन है या डेडलॉक? तो ये डेडलॉक है। ओके, ये डेडलॉक है। जी आप बताएं, कौन बता रहा था? नहीं सर, सर ये स्टारवेशन है, क्योंकि हमारे पास P2 डिमांड कर रहा है, लेकिन अभी P1 जो है दोनों रिसोर्सेज चला रहा है।
ठीक है, जब नहीं P1 उसको रिलीज करेगा तो P2 नहीं उसको नहीं एलोकेट करेगा। नहीं, ये होता है कि अगर डेड P1 मेरी बात P1 ये रिसोर्स है, P1 ये रिसोर्स है, इसको ये इसकी डिमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है इसकी, और ये इसको एलोकेटेड है। और इसी तरीके से R1 जो रिसोर्स है वो P2 को एलोकेटेड है, और ये इसकी डिमांड कर रहा है R2 की। सर फिर ये डेडलॉक है सर, ये डेडलॉक है, क्योंकि डेडलॉक है। एक उसके पास है एक उसके पास है, वो दोनों रिलीज नहीं करेगा जब तक उनमें से नेम कोई कहता है एक कि कंप्रोमाइज ना करे। ओके, बुशरा असलम आप आ गई हैं? नहीं आ रही। ओके, तो आप कौन बता रहा था कि इसका आंसर क्या है? कोई बताना चाह रहा है जिसको अटेंडेंस लगवाना चाह रहा है कोई अपनी? सर डेडलॉक जो होता है जी सर, मैं उसमें आ गया हूँ दो या सर। दो से ज्यादा सॉरी प्रोसेस सॉरी, ब्लॉक एक होते हैं। मिनट, आराम से सर आराम से। उसामा कह रहा है कि ये भी डेडलॉक है। ओके सर मैं कह उसामा, रहा हूँ कि वो डिफरेंस बता रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे ये बताओ, इसका आंसर बताओ, बस डिफरेंस ना बताओ मुझे। तो मुझे डेडलॉक ये है। डेडलॉक सर ये डेडलॉक है। जी, यस आगे। सर, डेडलॉक है। डेडलॉक है, उसामा अरशद भी कह रहा है कि डेडलॉक है। किसी का आंसर डेडलॉक ना हो सब, जो अगर जिनका आंसर स्टारवेशन है वो बता दें तो जाहिर है इस एक ग्रुप की जो है ना वो अटेंडेंस लगेगी, या तो स्टारवेशन वाले ग्रुप की लगेगी या फिर डेडलॉक वाले ग्रुप की लगेगी। तो आप मुझे स्टारवेशन, अगर अगर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ज़्यादातर अगर डेडलॉक के ज़्यादा हैं तो तो उनको मैं डेडलॉक कंसीडर ही है। करूँगा, बाय डिफॉल्ट कंसीडर करूँगा कि डेडलॉक कह रहे हैं वो। अगर किसी का आंसर स्टारवेशन है तो वो भी बता दे। सर डेडलॉक है। तो डेडलॉक ही है। ओके, किसी का आंसर जो है वो स्टारवेशन नहीं है। सर सर इसको एक थोड़ा दफा सा ये जरा रिपीट कर देंगे इसको क्वेश्चन। सिनेरियो को। नहीं, नो रेपिटेशन, सॉरी। सर इसमें सिर्फ दो ही प्रोसेस है ना, P1 P2? नहीं, इसमें 3 है। सर अगर इसके अंदर रिसोर्सेज एक्सेस हो रहे हैं तो फिर तो ये स्टारवेशन है। अगर रिसोर्सेज एक्सेस नहीं हो रहा मुझे है नहीं किसी पता, एक को भी, मुझे नहीं पता रिसोर्सेज एक्सेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये स्टारवेशन है या डेडलॉक है। मैंने आपको ये बता दिया, मैं दोबारा बता देता हूँ। P1 P2 P3 तीन आपके पास प्रोसेस हैं सिस्टम में। P1 जो है वो R1 को डिमांड कर रहा है, और P1 को R2 रिसोर्स एलोकेटेड है। इसी तरीके से P2 रिसोर्स है, वो प्रोसेस है। P2 को R1 जो रिसोर्स जिसकी रिक्वेस्ट P1 कर रहा है वो इसको एलोकेटेड है P2 को, और P2 जिसकी रिक्वेस्ट कर रहा है वो P1 को एलोकेटेड है। तो क्या ये डेडलॉक है या स्टारवेशन है? ये डेडलॉक ही है। सर डेडलॉक स्टार है। डेडलॉक ही है सर ये। बिलाल अहमद सर, डेडलॉक है ये। सर ओके ओके, सही है सब सर ठीक। तो सर एक सबका ये सोर्स, एक स्टारवेशन प्रोसेस दूसरे को प्रिवेंट कर रहा है, प्रिवेंट बात कर रहा सुनने बात सुनने, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन का नहीं कहा हुआ। मैंने आपको कहा हुआ है कि आप इनमें से कोई एक आंसर बताएं। मैंने एक्सप्लेनेशन पूछी जब वक्त तो कोई नहीं बता रहा था, तो अब मैंने डेडलॉक है डेडलॉक या सर, स्टारवेशन, डेडलॉक सबका सर एक सबका आंसर ठीक डेडलॉक है। है सर। हाँ, सर सबका मैं आंसर, सर सबका आंसर डेडलॉक है, मैं स्टारवेशन करता हूँ डेडलॉक क्योंकि है। स्टारवेशन की वजह से डेडलॉक लगता है। डेडलॉक एक प्रोसेस को ब्लॉक वाह, ओके। सर सही तो स्टारवेशन कर रहा है। सर तो स्टारवेशन एक प्रोसेस को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो डेडलॉक सर। सर सबका सही आंसर ठीक है। स्टारवेशन कर रहा है। जईम जो है वो डेडलॉक उसने किया हुआ है। नहीं सर, स्टारवेशन अब मैं कर रहा क्यों? हूँ क्योंकि स्टारवेशन की वजह से डेडलॉक आता है। नहीं, गलत हो गया। सर मैं स्टारवेशन में चाह रहा हूँ कि वो क्योंकि एक प्रोसेस को ब्लॉक कर रहा है। आप स्टारवेशन एक प्रोसेस को जईम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सिस्टम में स्टारवेशन होगी तो डेडलॉक होगा। जईम ये बात करना चाह रहा है, सही है ये बात? यस इज सर। इट ट्रू? सर डेडलॉक की वजह से तो स्टारवेशन आती है। नहीं नहीं, मैं ये क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। अगर सिस्टम में स्टारवेशन है तो उसमें डेडलॉक मस्ट होगा। इफ देयर इज अ डेडलॉक देन देयर इज सॉरी, इफ देयर इज अ स्टारवेशन देन देयर इज अ डेडलॉक। अब ये एक नया क्वेश्चन आ गया, तो ये क्या, ये यार इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू है फॉल्स सर। होगा। फॉल्स है सर। ट्रू है सर। तो सर अब जो लास्ट, डेडलॉक की कंडीशंस होती हैं वो 4 होती हैं। ओके। सो उसामा मुर्तजा, उसामा मुमताज नहीं है, उसामा तारिक किधर है आप? उसामा तारिक नहीं है, इस क्लास में नहीं है वो। अच्छा, दूसरी नो क्लास सर, में। इसमें सामा मुमताज है। तो इसमें आप सबका जो है ना वो आज 0 लगा हुआ है, मतलब एब्सेंट लगी हुई है आप सबकी। ये स्टारवेशन नहीं है, ये सॉरी डेडलॉक नहीं है, ये स्टारवेशन है। सर मैं डेडलॉक क्या होता है? स्टारवेशन चाह रहा था। बात सुन ले। डेडलॉक में सारे के सारे सिस्टम के सारे प्रोसेस जो हैं वो नो प्रोग्रेस शो करते हैं, सारे के सारे। इसमें अगर P1 और P2 नहीं भी चल रहे तो P3 तो चल रहा है ना, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो डेडलॉक, ये इट इज स्टारवेशन। स्टारवेशन में ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस, एक प्रोसेस हो सकता है, 2 प्रोसेस हो सकते हैं, n-1 प्रोसेस हो सकते हैं जो कि ब्लॉक हो सकते हैं।
लेकिन सिस्टम में ओवरऑल कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ हलचल हो रही होती है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही होती है। तो अगर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है तो इसका मतलब है कि डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक का मतलब ये है कि सिस्टम में अगर n प्रोसेस हैं, n 100 भी हो सकता है, अगर 100 के 100 प्रोसेस हैं तो 100 के 100 प्रोसेस जब स्टारवेशन का शिकार होंगे तो फिर वो कहेंगे हम डेडलॉक है। तो लिहाजा सबका आंसर गलत है, आज सबकी एब्सेंट लगेगी। सर जहीम ने आंसर सही दी एंड पे। नहीं मैंने अपना आंसर करेक्ट कर लिया था। नहीं, सर मैंने भी यही कहा। एक्सप्लेनेशन गलत थी, तो आज सबकी एब्सेंट लगी है। ओके सर मैंने तो अभी लेट ज्वाइन किया था। आपकी मैंने कल एब्सेंट सर आपने लगानी है। मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं। आपका मैं कल एब्सेंट आपकी फिर मार्क करूंगा आपकी बुशरा, तो क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया। सर मेरी लाइट का सॉरी सर मेरी लाइट का मसला है, तो सर वो आ रही है और जा रही है, तो इस वजह से मैं कनेक्ट होती हूँ डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। नहीं, आप कनेक्टेड थी, आप लेकिन बोल नहीं रही थी, आप कनेक्टेड थी। आपका मैंने नेम देख रहा था। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैंने ज्वाइन किया। सर सर झूठ नहीं बोल रही कसम से, बस उसके बाद मैं फिर कनेक्ट हो गई हूँ, फिर मैं फिर डिस्कनेक्ट हो गई हूँ। ओके सो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे डेडलॉक। तो डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक जो है वो ये होता है कि सिस्टम में जितने भी प्रोसेस होते हैं, एन प्रोसेस हैं, वो सारे के सारे स्टारवेशन का शिकार हो जाते हैं, सारे के सारे ब्लॉक हो जाते हैं, और सिस्टम जो है वो जीरो प्रोग्रेस शो कर रहा होता है। मींस नो प्रोसेस इज शोइंग इट्स प्रोग्रेस। कोई भी प्रोसेस सिस्टम में प्रोग्रेस शो नहीं कर रहा होता, उसको कहते हैं डेडलॉक। ठीक है, तो सिस्टम में डेडलॉक कब आता है? अगर ये चार कंडीशंस, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट, ये चार की चार कंडीशन जो है वो फुलफिल होंगी, तब सिस्टम में डेडलॉक आ सकता है। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन वायलेट होती है तो डेडलॉक कभी भी नहीं आएगा। ओके, तो डेडलॉक क्लियर हो गया आपको, स्टारवेशन भी आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब मैं सर मेरा क्वेश्चन है। जी पूछें। सर आपने एमसीक्यूज में क्वेश्चन दिया था कि इसमें ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से डेडलॉक जो है वो नहीं आ सकता, जो एमसीक्यूज था एक, जिसमें आपने सर जिसका आंसर नन ऑफ दिस था। तो सर अगर उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी अगर वो नहीं कर रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं, तो सर उस पर भी डेडलॉक नहीं आएगा, तो उसका नन ऑफ दिस कैसे हो सकता है? सर मैंने काफी इसके बाद रिसर्च भी किया, मुझे इस चीज की समझ नहीं आई, तो मैंने कहा मैंने ये पूछा था कि इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि डेडलॉक का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये चार कंडीशन जो है, इनके अलावा अगर किसी का नाम था तो वो आपने पिक कर लेना था। अगर इनमें से कोई और भी नेम नहीं था तो आपने नन ऑफ दीज लगा देना था। दैट्स इट। ओके, सो ओके सर, आई विल ट्राई के नेक्स्ट टाइम जो आपको क्विज बना के दूं, अच्छा सा क्विज बना के दूं, उसमें कोई एम्बिग्विटी ना रहे। थोड़ा टाइम कम था, इस वजह से शायद कोई एम्बिग्विटी हो रह गई हो क्वेश्चन में। दोबारा से मैं रीड आउट कर लूंगा उसको। सो पढ़ना स्टार्ट कर दें आप लोग, क्योंकि अब जो इसके बाद जो मैं जी सर अभी आपने जो डायग्राम बनाई थी उसमें ये पूछा था अगर एक अदर प्रोसेस पे लाइक रिलीज या उस दिन आए तो इसका तो स्टारवेशन ही होगा। हाँ जी, अगर आपके पास सिस्टम में, मैंने आपको बताया कि सिस्टम में अगर n प्रोसेस हैं, n अगर 10 है तो 10 प्रोसेस हैं सिस्टम में, तो अगर 10 के 10 स्टारवेशन का शिकार हैं तो तब डेडलॉक होगा। अगर 9 प्रोसेस स्टारवेशन का शिकार हैं और एक प्रोसेस चल रहा है तो डेडलॉक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो डेडलॉक पे सारे के सारे सिस्टम में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाते हैं और सिस्टम जीरो प्रोग्रेस शो कर रहा होता है। कोई भी सिंगल प्रोसेस जो है, इवन के सिंगल प्रोसेस जो है वो भी अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता, तो उसको कहते हैं स्टारवेशन। जैसे आपका जो सिस्टम है कभी हैंग हुआ है, स्टक हुआ है कभी? यस सर। उसको कहते हैं डेडलॉक। आपका सिस्टम जो है वो हैंग हो जाता है, आपके 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 डिफरेंट प्रोसेस चल रहे होते हैं। ब्राउजर पे ओपन किया, दिस इज अ प्रोसेस। आपने कोई आईडी ओपन की है जिसके ऊपर आप कोडिंग कर रहे हैं, वो भी एक प्रोसेस है। आप साथ में म्यूजिक सुन रहे हैं, म्यूजिक प्लेयर आपने चलाया हुआ है, वो भी एक प्रोसेस है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस कई दफा होता है कि सिस्टम स्टक हो जाता है। तो क्या ऐसा होता है कि म्यूजिक प्लेयर चल रहा होता है और बाकी सारे नहीं चल रहे होते, या फिर ब्राउजर हैंग हुआ है कई दफ़ा और दूसरे प्रोसेस चल रहे होते हैं? तो अगर ऐसा केस है तो उसको हम कहेंगे स्टारवेशन। लेकिन अगर ऐसा केस है कि सिस्टम बिल्कुल ही स्टक हो गया, कोई भी प्रोसेस काम नहीं कर रहा, तो उसको कहेंगे डेडलॉक। ओके, सो डेडलॉक की फिर आज हम डिस्कस करेंगे। डेडलॉक को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि नहीं कर लिया था? नो सर। कर लिया था।
आपको भूल गए हैं शायद। नहीं सर। सर आपने डेडलॉक बस बताया था कि डेडलॉक क्या था, अच्छा अच्छा, उसके बाद ओके क्विज था, आपने ये नहीं पढ़ाया। ओके। सो आज मैं फिर थोड़ा सा आपको बता दूं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन, सर्कुलर वेट, ये क्लियर है आपको? जी सर। अच्छा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मैं बता दूं, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब यह है कि जो रिसोर्सेज हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली एक्सेसिबल हैं टू एवरी प्रोसेस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि वो नॉन शेयरेबल है। एट ए टाइम एक प्रोसेस जो है वो एक रिसोर्स जो है एक ही प्रोसेस जो है वो एक्सेस करेगा, इसको कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर शेयरेबल रिसोर्सेज हैं तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ओके। होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट का मतलब यह है कि एक प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेज एक्वायर किए हुए हैं, हेल्ड किए हुए हैं, कैप्चर किए हुए हैं, और वो कुछ रिसोर्सेज का वेट कर रहा है। तो अगर ऐसी स्टेट है तो उसको हम कहेंगे कि होल्ड एंड वेट प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। नंबर 3, नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन का मतलब ये है कि अगर कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, हेल्ड किया हुआ है, तो उसको कोई दूसरा प्रोसेस उससे ज़बरदस्ती छीन नहीं सकता अनलेस अनटिल कि जो प्रोसेस है उसको वॉलंटरली रिलीज कर दे। तो इसको कहते हैं नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन का मतलब यह है कि अगर एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स हेल्ड किया हुआ है तो उसको दूसरा प्रोसेस जो है उसे छीन नहीं सकता, ज़बरदस्ती ले नहीं सकता। उसको कहते हैं नो प्रियम्पशन। तो अगर ऐसा केस है तो इसका मतलब है कि नो प्रियम्पशन प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सर्कुलर वेट का मतलब यह है कि P0 P1 का वेट कर रहा है, मींस P0 एक ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जिसको P1 ने हेल्ड किया हुआ है, और P1 एक ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जिसको P2 ने हेल्ड किया हुआ है, और P2 एक ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जिसको P3 ने हेल्ड किया हुआ है, और Pn-1 जो प्रोसेस है वो एक ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जिसको Pn ने हेल्ड किया हुआ है, और Pn जो है वो कुछ भी हो सकता है, n10 कर लें, तो P10 जो है वो एक ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि P0 ने हेल्ड किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये सर्कल में प्रोसेस जो है एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। तो अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड करती है, होल्ड एंड वेट होल्ड करती है, नो प्रियम्पशन होल्ड करती है, और सर्कुलर वेट होल्ड करती है, तब हम कहेंगे कि देयर कैन बी अ डेडलॉक। डेडलॉक आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ये चारों की चारों कंडीशनें होल्ड करें तब डेडलॉक हो, जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन वायलेट होती है तो डेडलॉक नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि डेडलॉक कभी भी नहीं आएगा गारंटी के साथ, अगर फॉर एग्जांपल म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड नहीं करती। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड करने ना करने का मतलब यह है कि रिसोर्सेज आर शेयरेबल। एक रिसोर्स को एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं शेयरेबल। तो अगर शेयरेबल रिसोर्सेज हैं तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, और लिहाजा कभी भी डेडलॉक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज शेयरेबल हैं, वो किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे, तो उनका काम हो जाएगा। P1 का भी काम हो जाएगा, P2 का भी काम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली फिर स्टक नहीं होंगे, वो थोड़ा थोड़ा काम होता रहेगा, उनको स्टक नहीं होंगे तो वो डेडलॉक नहीं आएगा। तो इसी तरीके से ये दूसरी सारी कंडीशंस हैं, तो जब तक ये सर चारों की चारों कंडीशंस होल्ड नहीं करेंगी डेडलॉक नहीं आएगा। जी सर, जो लास्ट लेक्चर में आपने राउंड टेबल हमें एक्सप्लेन किया था उसको हम एज एग्जांपल ले सकते हैं सर्कुलर वेटिंग में? जी एग्जैक्टली, वो सर्कुलर वेट था उसमें, तभी उसमें डेडलॉक आया था। उसमें रिसोर्सेज जो है वो नॉन प्रीएम्प्टेबल थे, रिसोर्सेज होल्ड एंड वेट की कंडीशन में थे। एक एक आपने स्टिक उठाई हुई थी और दूसरी स्टिक का वेट कर रहे थे, चॉपस्टिक का, और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। मतलब एक एक चॉपस्टिक्स जो है वो नॉन शेयरेबल थी, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस उसको यूज कर सकता था, और वो सर्कल में एक दूसरे का वेट कर रहे थे। तो इस वजह से ये चारों की चारों कंडीशंस होल्ड कर गई थी, तो इस वजह से वहां पे डेडलॉक आ गया था। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि किस तरह से पता चलेगा कि एक सिस्टम में डेडलॉक आ गया। तो उसका बेसिक सा किसी भी प्रॉब्लम को डिज़ाइन करने के लिए हम उसकी मॉडलिंग कर सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस में हम ऑफन जो मॉडलिंग करते हैं वो ग्राफ के थ्रू करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज करेंगे टू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ डेडलॉक। ओके, अब सिस्टम में हमारे पास है क्या? सिस्टम में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होते हैं, ठीक है, और सिस्टम में रिसोर्सेज होते हैं। प्रोसेस और रिसोर्सेज को हमने, रिसोर्स को हम कहेंगे कि हमारे पास एक सेट आर है और उसमें हमारे पास एम रिसोर्सेज हैं जिसको हम R1 R2 R3 RM से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमारे पास एन प्रोसेस हैं जिसको हम P1 P2 Pn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये हमारे पास P एक सेट है। ओके ओके, अगर इसमें हमारे पास जब रिसोर्सेज होंगे और प्रोसेस होंगे तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? प्रोसेस को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और रिसोर्सेज को हम
स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देयर इज अ रिसोर्स और उसके 4 कॉपियां हैं, 4 उसके इंस्टेंसेस हैं, जैसे कि क्वाड कोर है, ठीक है, तो आपके पास 4 सीपीयूज हैं, तो आप कह सकते हैं कि सीपीयू टाइप का रिसोर्स है, लेकिन सीपीयू हमारे पास 4 हैं, तो उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब ये तो बात हो गई प्रोसेस की, कि प्रोसेस को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडल करेंगे, और रिसोर्सेज को हम सर्कल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मॉडलिंग हम बेसिकली इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम डेडलॉक को समझ सकें, डेडलॉक को अंडरस्टैंड कर सकें। ओके ओके, सो पी जो है, पी एक प्रोसेस है, पी आई एक प्रोसेस है। अगर वो रिक्वेस्ट करता है आर जे के रिसोर्स की, ठीक है, तो उसको हम रिक्वेस्ट एज से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाला एज है, इसका मतलब ये है कि ये वाला प्रोसेस जो है कि इस रिसोर्स की, आर जे रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अगर प्रोसेस से रिक्वेस्ट जा रही है रिसोर्स की तरफ, एरो रिसोर्स की तरफ है, तो इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड रिक्वेस्ट एज। और अगर रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ एज जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रिसोर्स इस प्रोसेस को एलोकेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास असाइनमेंट एज है। ये रिसोर्स, ये रिक्वेस्ट एज है और ये असाइनमेंट एज है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया रिक्वेस्ट एज में और असाइनमेंट एज में। रिक्वेस्ट एज का मतलब ये है कि प्रोसेस टू रिसोर्स, और असाइनमेंट एज का मतलब ये है कि रिसोर्स टू प्रोसेस, मींस ये रिसोर्स का ये वाला इंस्टेंस जो है ये इस प्रोसेस को एलोकेटेड है। तो ये 4 चीजें थी जो कि हमें मॉडलिंग के लिए रिक्वायर्ड होंगी। ओके ओके, एग्जांपल देखते हैं आप। अब सिस्टम में हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3। ओके, और इसमें हमारे पास R1, R2, R3, R4, ये 4 हमारे पास रिसोर्सेज हैं। ये कैसे पता चले ये रिसोर्स हैं, ये कैसे पता चले ये प्रोसेस हैं? क्योंकि प्रोसेस को हमने सर्कल से रिप्रेजेंट करना है और रिसोर्सेज को हमने रेक्टेंगल से या स्क्वायर से रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो यहाँ पे जो डॉट नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि R1 का एक इंस्टेंस है, इसकी एक कॉपी है। R1 कोई भी रिसोर्स है, रिसोर्सेज किसी भी टाइप के हो सकते हैं, सीपीयू हो सकता है, मेमोरी हो सकती है, आपके पास हार्ड डिस्क हो सकती है, तो ये सारी की सारी जो है ये इसके इंस्टेंसेस हैं। तो R1 एक रिसोर्स है, उसका एक इंस्टेंस है, R3 का भी एक इंस्टेंस है, R2 के 2 इंस्टेंसेस हैं, और R4 के 3 इंस्टेंसेस हैं। ओके, सो आप मुझे ये बताएं कि इसमें डेडलॉक है या नहीं है? सर डेडलॉक आ सकता है क्योंकि PR1 और R3 सेम रिसोर्सेज में, R2 के मल्टीपल रिसोर्सेज हैं। डेडलॉक आ सकता नहीं है, मैंने पूछा है इज देयर अ डेडलॉक और नॉट। नो अगर सर, आपने ये चेक करना है, नहीं नो सर, सर, नहीं है नो सर, नहीं नहीं है। है, कैसे कैसे नहीं है? सर। क्योंकि P3 इसमें क्योंकि फ्री है, म्यूचुअल वो एक्सक्लूजन एग्जीक्यूट वाली कर सकता प्रॉपर्टी है। होल्ड ही नहीं P3 करती क्योंकि R2 में एग्जीक्यूट 2 होगा रिसोर्सेज हैं। इसमें। P3 अगर हम एग्जीक्यूट कर देंगे तो बेसिकली हो क्या रहा है सिस्टम में, आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि कौन से रिक्वेस्ट एज हैं और कौन से असाइनमेंट एजेस हैं। P1 जो है इसको R2 का एक इंस्टेंस जो है वो एलोकेटेड है, क्यों? क्योंकि ये असाइनमेंट एज है। P1 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की, तो ये एक रिक्वेस्ट एज है, इसका मतलब है कि R1 अभी इसके पास नहीं है और ये इसका वेट कर रहा है। R1 किसके पास है? R1 P2 के पास है, क्योंकि ये असाइनमेंट एज है। तो P2 किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है? R3 की, और R3 किसके पास है? P3 के पास है। तो अगर P3 जो है वो किसी रिसोर्स की डिमांड नहीं कर रहा, इसका मतलब है वो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो सबसे पहले आप P3 एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, तो वो रिसोर्स को रिलीज कर देगा, वो R3 को रिलीज कर देगा। जब R3 रिलीज हो जाएगा तो P2 जो है उसको R1 भी एलोकेटेड है और R2 का एक इंस्टेंस भी एलोकेटेड है। वो जिसका वेट कर रहा है R3, वो भी रिलीज हो जाएगा, वो भी मिल जाएगा उसको, तो P2 जो है वो अपना काम कर लेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो एक रिसोर्स जो है उसको रिलीज कर देगा, R1 रिसोर्स को रिलीज कर देगा, और R1 रिसोर्स जब उसको रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो वो अवेलेबल हो जाएगा P1 के लिए और P1 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों प्रोसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सो देयर इज नो डेडलॉक। ओके, इसमें बताएं सर इसमें है डेडलॉक। कैसे सर इसमें है डेडलॉक। कैसे सर प्रूफ करें क्योंकि ना। अगर इसकी डायग्राम बनाई जाए, ये सर्कुलर भी आ रहा है, ठीक है, इसमें क्योंकि अगर फॉर P3 रिक्वेस्ट कर इसका रहा है इसका R2 की। अगर आप कहते हैं ना कि इसमें डेडलॉक है, तो आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ इस तरह से करेंगे कि आप कहेंगे कि अज्यूम हम P1 को चलाते हैं
अगर P1 को पहले चलाएं तो P1 को R1 एक इंस्टेंस जो है R1 का चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है, जो कि एलोकेटेड है P2 को। इसका मतलब है पहले P2 को चला लेते हैं। अगर P2 को पहले चलाएं तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है R3 की जो कि एलोकेटेड है P3 को, तो इसका मतलब है पहले P3 को चला लेते हैं। अगर P3 को पहले चलाएं तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है R2 की, और R2 जो है वो अवेलेबल नहीं है, उसका कोई भी इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है और वो एलोकेटेड है इस P1 और P2 को। इसका मतलब है नो प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड। और आपने देखा कि सिस्टम में जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हैं, सारे के सारे एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। देयर इज नो प्रोसेस, देयर इज इवन अ नो सिंगल प्रोसेस जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि प्रोग्रेस कर रहा है, तो लिहाजा सिस्टम में डेडलॉक है। तो आपको समझ आ गया कि डेडलॉक और स्टारवेशन में क्या डिफरेंस है? यस सर। ओके, जी सर। अब आप बताएं कि इसमें डेडलॉक है कि नहीं है? सर इसमें नहीं है। नहीं है सर। सर नहीं है। इसमें सबसे पहले हम P2 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। P2 एक रिसोर्स जो है उसने कैप्चर किया हुआ है, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो R1 को रिलीज कर देगा, R1 का एक इंस्टेंस रिलीज कर देगा और वो इंस्टेंस जो है अवेलेबल हो जाएगा P1 के लिए, तो P1 जो है वो भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जब P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो R2 के रिसोर्स को रिलीज कर देगा और ये अवेलेबल हो जाएगा P3 के लिए, तो P3 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और P4 जो है वो तो एग्जीक्यूट हो ही सकता है। तो इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा था कि 4 कंडीशंस अगर पूरी हो भी जाएं, चारों कंडीशंस, तो ज़रूरी नहीं है कि डेडलॉक हो। तो ये था ग्राफ विद अ साइकिल बट नो डेडलॉक। ओके, इसमें एक साइकिल था ऑल्दो, लेकिन कोई भी डेडलॉक नहीं है इसमें। ज़हीम आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं आप। ओके सर जब हमारे पास डेडलॉक की स्टेट आ जाती है, फॉर एग्जांपल जिस तरह अब हमारा सिस्टम हैंग हो गया सारा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद खुद ही चलना शुरू हो जाता है, तो फिर हम लोग डेडलॉक तो वो भी प्रोसेस मांगता है, वो भी प्रोसेस मांगता है, फिर हम लोग रिलीज किस तरह करते हैं? हाँ बिल्कुल, गुड क्वेश्चन, एक्सीलेंट। तो हम उसी के ऊपर ही आ रहे हैं कि सिस्टम में जब डेडलॉक आ जाता है तो सिस्टम फिर क्या करता है, उसको कैसे हैंडल करता है। तो मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक, तो अगर फॉर एग्जांपल आपको भी तो ये रियल लाइफ में आया है ना, कभी आपका सिस्टम स्टक हुआ है तो क्या करते हैं आप, कोई स्टूडेंट बताएगा? सर हम उसको प्रोबेबली तो रीस्टार्ट ही करते हैं, मतलब कि दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, तरह छोड़ देते हैं, वो थोड़ी देर बाद सही हो जाता है, सही हो जाता है, रीस्टार्ट करते हैं और वेट करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। सर कभी कभी तो फिर वो बोलता है ना कि या तो वेट करें आप या फिर प्रोसेस को रीस्टार्ट करें। ओके ओके, सही है। तो कभी भी प्रोसेस को या सर यहाँ टर्मिनेट कर फोर्सफुली देते जो फोर्सफुली सॉफ्टवेयर कर रहा होता है उसको टर्मिनेट कर देते हैं। कभी किसी स्टूडेंट ने टास्क मैनेजर यूज करके किसी एक प्रोसेस को किल किया? ये सर कोई साथ में टर्मिनेट करते हैं। यस सर। तो डेडलॉक हैंडलिंग के मैकेनिज्म्स क्या हैं, अब आप उसको डिस्कस करते हैं। हाउ वी कैन हैंडल, अगर सिस्टम में डेडलॉक आ सकता है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, लेट्स डिस्कस। तो उसको आपने बताया कि डिफरेंट तरीके हैं डेडलॉक आ गया सिस्टम में तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो एक तो तरीका ये है, सिंपल सा, किसी ने बताया कि सिस्टम को रीस्टार्ट कर देते हैं। तो रीस्टार्ट करने का मतलब ये है कि आप किल कर रहे हैं सारे के सारे प्रोसेस को, किल ऑल प्रोसेस। तो सिस्टम में डेडलॉक आ गया, आप क्या करते हो, सिस्टम के सारे प्रोसेस को किल कर दो और रीस्टार्ट कर दो। तो सिस्टम में जब किल हो जाएंगे तो दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट होंगे और फिर वो अपना काम करेंगे। तो एक तो ये तरीका है, सिंपल सा तरीका है। दूसरा ये तरीका है जी सर, ये आप बता रहे हैं हम टास्क मैनेजर से किस तरह कर सकते हैं? नहीं, अभी मैं बता रहा था कि आपने सिस्टम ने रीस्टार्ट कर दिया, उसका मतलब ये होता है कि आप सारे के सारे प्रोसेस को किल कर रहे हैं। तो एक तो तरीका हैंडलिंग का ये तरीका है, ठीक है, लेकिन ये बहुत बुरा तरीका है लेकिन ये एक तरीका है डेडलॉक हैंडल करने का। हाँ, इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक मूवी डाउनलोड कर रहे थे, ठीक है, आपको 1 घंटा और 5 मिनट लगने थे। 1 घंटा मूवी डाउनलोड हो चुकी थी, 5 मिनट रह गए थे, आप रीस्टार्ट करेंगे? सर लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत बुरी तरह से वो हो जाता है, फिर उसका एक ही हल होता है, कभी कभी यही बचता है, तो फिर वो तो इसका एक तरीका ये है कि आप टास्क मैनेजर ओपन करें, ठीक है, टास्क मैनेजर आपने ओपन किया, आप क्या करें, एक प्रोसेस को किल करें। एक प्रोसेस जो है जिसको हम विक्टिम प्रोसेस कहेंगे, एक विक्टिम प्रोसेस ढूंढें, विक्टिम प्रोसेस को किल कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस को किल किया, किल 1 प्रोसेस जो कि विक्टिम प्रोसेस होगा।
आप किस प्रोसेस को किल करना चाहेंगे, आपके ऊपर है कि आप किस प्रोसेस को किल करना चाहेंगे। तो आपने एक प्रोसेस को किल कर दिया, फिर आप थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर आप देखते हैं कि सिस्टम में अगर हलचल हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप एक और प्रोसेस को किल कर देते हैं, एक और विक्टिम प्रोसेस ढूंढते हैं और उसको भी किल कर देते हैं, किल अनदर। तो इस तरह से आप चलते जाते हैं। तो हो सकता है 2-3 प्रोसेस किल करने के बाद आपका सिस्टम चलना शुरू हो जाए, तो आप कहते हैं ठीक है, आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, सो ये एक और तरीका है, ये ज्यादा बेटर तरीका है। क्यों? क्योंकि आप मूवी डाउनलोड कर रहे थे, ठीक है, या कोई आप अपना काम कर रहे थे, 1 घंटे की प्रोसेसिंग हो चुकी थी, कंप्यूटेशन हो चुकी थी, 5 मिनट की कंप्यूटेशन रह गई थी, और 5 मिनट की कंप्यूटेशन के लिए अगर आप उसको किल कर देते हैं तो दोबारा से 1 घंटे की आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा। तो आप क्या सर करते हैं, अगर दूसरे टॉरंट हो प्रोसेस तो को मूवी बाद में शुरू हो जाती है, फिर दोबारा होता है दूसरे शुरू। प्रोसेस को किल कर देते हैं आप, उस प्रोसेस को रहने देते हैं जो कि 1 घंटा ले चुका है, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके लिए। तो वो फिर ये होता है कि सिस्टम अगर चलना शुरू हो जाए तो फिर वो अपनी कंप्यूटेशन कंटिन्यू रखता है। तो दिस इज अनदर मैकेनिज्म, इसको कहते हैं। अब ये है मैनुअल तरीका। अब सिस्टम कई दफा आप कहते हैं कि आप वेट करते हैं और सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद ही उसको सॉल्व कर देता है। तो सिस्टम एक्चुअली क्या करता है, सिस्टम को पता कैसे चलता है कि डेडलॉक आ गया, ठीक है। और अगर हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि सिस्टम में कभी भी डेडलॉक आए ही ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो लेट्स डिस्कस, देयर आर 3 मैकेनिज्म्स टू हैंडल डेडलॉक, और वो हम भी डिस्कस करते हैं। ज़हीम असगर जी, आपका क्वेश्चन है। सर जब हम लोग रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट करने से पहले वो सीपीयू अपनी पुरानी स्टेट हार्ड में स्टोर करता है ना, तो नहीं फिर हम करता। वहां से क्यों नहीं। किसने कहा करता है? सर मेरे बिल्कुल भी ख्याल नहीं में तो करता है, क्योंकि आपके वो ख्याल में क्या करता सीपीयू है? जैसे कभी आपके ख्याल में, कभी ये भी होता है आपके कि ख्याल हम में लोग जो प्रोसेस। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। आप एक प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किया, उसकी आउटपुट आ रही थी 80%, उसकी आउटपुट आ चुकी थी, 20% रह गई, आपने उसको किल कर दिया। जब आपने दोबारा उसको चलाया तो शुरू से चलना शुरू होगा, 80% से चलना शुरू होगा, तो शुरू से वो चलना तो स्टार्ट शुरू होगा। से चलना शुरू होगा। तो उसकी स्टेट सेव नहीं करता। ये कॉन्टेक्स्ट स्विच सर नहीं है, ये रीस्टार्ट है। सर जी। सर वो तो सर, टोटली तो खत्म हो ऐसा जाता है होता है फिर कि कुछ जब आप लाइक 80% डाउनलोडिंग की और आपकी बैटरी डेड हो जाए, बट आप बैटरी चार्ज करके जब दोबारा स्टार्ट करते हैं तो 80% से स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या सिनेरियो होता है? उसमें ये होता है कि जिस तरह मेरा लैपटॉप है उसमें थोड़ा सा बैकअप होता है, अगर सिस्टम ऑफ भी हो जाता है तो इनफैक्ट वो ऑफ नहीं होता, ठीक है, लेकिन मेरी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, स्क्रीन को कुछ भी डिस्प्ले नहीं आता। असल में सिस्टम ऑफ नहीं होता, सिस्टम के अंदर थोड़ा सा बैकअप होता है, जो कि वो मतलब एक थ्रेशोल्ड होता है, अगर 3% से लेस बैटरी हो जाए तो वो सिस्टम को ऑफ कर देता है, मतलब आपकी स्क्रीन को ऑफ कर देता है। लेकिन उसके पास 3% बैटरी होती है तो वो सिस्टम को चालू रखता है, स्टार्ट रखता है। जैसे ही वो 0% पे आएगा तो ऑब्वियसली वो फिर उसको, अगर इस टाइम के दौरान अगर आपने सिस्टम को दोबारा प्लग इन कर दिया ये बैटरी ज़ाया होने से पहले, तो ऑब्वियसली वो 80% से ही स्टार्ट करेगा, नो ठीक है। सर, सर लाइक ऐसा अगर हुआ कि ये जो 0% पे बैटरी टोटली डेड हो गया, उसको चार्ज करने के बाद 2 मिनट के बाद जब चाहे तो जहाँ छोड़े तो वहां से स्टार्ट हो जाता है। वो इस तरह से भी होता है, टास्क जो अपने किए हुए हैं ना सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर किया हुआ है जो कि इस चीज़ की टेक केयर कर रहा है, तो उसने कितने % जो है वो डाउनलोड कर लिया इमेज, ठीक है। तो इमेज जो है वो उसकी मल्टीपल कॉपीज हैं, फॉर एग्जांपल उसकी 10 कॉपीज पड़ी हुई हैं किसी भी मूवी की, उसने ये वाले पैकेट डाउनलोड कर लिए हैं, ठीक है, और उसको पता है, उसने उसका काउंट रखा हुआ है कि उसने ये वाले जो है ना वो पैकेट डाउनलोड कर लिए हैं। तो ऑब्वियसली वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, इनको ही डाउनलोड करेगा, और फिर उसके बाद आपको इमेज, क्योंकि ये वाला जो इमेज है वो उसने हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर किया हुआ है, हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर किया हुआ है, तो उसको दोबारा से उसको रिट्रीव करने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ रैम की। ऐसे प्रोसेस जो रैम में है वो दोबारा से चलना स्टार्ट होंगे। ये जो इमेज है ये डिस्क के ऊपर पड़ा होगा ऑब्वियसली, तो 80% वहाँ पे पड़ा हुआ, उसने जब दोबारा से टास्क आपने डाउनलोड मैनेजर जो है उसको पता है कि मैंने 80% डाउनलोड कर लिया हुआ है और बाकी ये 20% रहता है, तो वो ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट करेगा, रिमेनिंग 20% स्टार्ट करेगा। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड डिस्क के अगर कोई चीज़ स्टोर की है तो ऑब्वियसली वो वहीं से स्टार्ट करेगा। अगर कोई प्रोसेस जो है वो मेमोरी में 80% उसने चीज़ें कंप्लीट की हैं, मेमोरी में उसने आउटपुट किया है, तो ऑब्वियसली वो दोबारा से स्टार्ट होगा। ओके, सो लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म्स, डेडलॉक हैंडलिंग मैकेनिज्म्स। पहला तरीका ये है, ये मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, फॉर एग्जांपल स्लाब आना है, डेडलॉक अभी आया नहीं है। इसी तरीके से स्लाब की एग्जांपल लेते हैं, फ्लड आना है, फ्लड अभी आया नहीं है लेकिन वो फ्लड आ सकता है, आप क्या करेंगे, क्या
कैसे आप डिजास्टर मैनेजमेंट रिकवरी टीम का पार्ट है, ठीक है। आप क्या इनिशिएटिव लेंगे? फ्लड डैम अभी नहीं बनाएंगे। आया, डैम बनाएंगे, ठीक है, डैम बनाएंगे। और फसलों के लिए रूट बना लेंगे कि सैलाब का पानी और फसलों की तरफ चला जाए। अच्छा रूट ओके, आप रूट बनाएंगे ताकि मतलब आप नाले जो है उनको उनकी सफाई करेंगे, आप नालों के गिर्द बंद बांधेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। एक अभी डेड सलाब, रूट दे देंगे। हाँ सॉरी, एक डेड रूट दे देंगे। हाँ ठीक है, वो डेड रूट आपने बता दिया आपने। तो ये आपने वो इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपने फ्लड अभी आया नहीं है और आप दुआएं मांग रहे हैं, आप रूट बना रहे सर हैं, आप लोगों डैम को बना रहे कुछ हैं। पहले ही लोगों को evacuate करें। हाँ लोगों को आप एवैक्यूएट कर रहे हैं। अभी फ्लड की एक अफवाह थी तो जो कि, लोगों को बात सुन लें, छोड़ो आप। ये फ्लड अभी आ रहा था, आपने अभी आया नहीं है, आपने ये सारे के सारे इनिशिएटिव ले लिए। इट माइट पॉसिबल कि फ्लड आए ही ना, और इट माइट पॉसिबल कि वो आ जाए। देयर इज अ 50-50 चांसेस फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर तो फ्लड आ जाता है तो आपके ये सारे के सारे मेजर्स जो हैं वो वर्क करेंगे। अगर फ्लड नहीं आता तो नुकसान क्या है? मतलब मेहनत जाया जाएगी टाइम और उससे। पैसा सर दोनों मेहनत वेस्ट भी पैसे भी। हार्डवेयर, आपका हार्डवर्क जो है, आपकी मेहनत, आपकी मनी जो है वो वेस्ट गई है। तो इसका जिसकी मतलब वजह से ये जो टेक्निक यूज कर रहे हैं ना हम, इसको कहते हैं प्रिवेंशन। सर ये प्रिडिक्शन पे बेस्ड होगी फिर तो। हाँ, प्रिवेंशन और अवॉइडेंस, इस ट्रिक को कहते हैं प्रिवेंशन और अवॉइडेंस। इस टेक्निक, ये जनरल टेक्निक है जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होती है, प्रिवेंशन और अवॉइडेंस, ठीक है। प्रिवेंशन और अवॉइडेंस का ताल्लुक किससे है? प्रिवेंशन और अवॉइडेंस कहती है कि अभी कोई चीज हैपन हुई नहीं है, कोई थ्रेट है जो कि हैपन हो सकता है, उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स का मतलब यह है कि थ्रेट अभी आया, थ्रेट है लेकिन अभी वो इवेंट अकर नहीं हुआ, थ्रेट अकर हुआ नहीं है, उससे पहले हम मेजर्स ले रहे हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं, ये हमें हमेशा जो है ये इंश्योर करती हैं कि हम उससे बच जाएं, उसके नुकसान से बच जाएं। फ्लड आ जाए तो उसके नुकसान से बच जाएं। ये गारंटी करते हैं कि अगर हम ये जो मेजर्स ले लेंगे तो हम फ्लड से बच जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्रिवेंशन और अवॉइडेंस जो है, ये दो टेक्निक्स हैं। अगर मैं इसके साथ डेडलॉक लगा देता हूँ तो डेडलॉक प्रिवेंशन बन जाएगा और डेडलॉक अवॉइडेंस बन जाएगा। तो ये एक टेक्निक है। डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस ये कहते हैं कि आपके सिस्टम में अगर ये आप डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक यूज करते हैं या डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक यूज करते हैं तो आपके सिस्टम में कभी भी डेडलॉक नहीं आएगा, ठीक है। एक तो ये टेक्निक हो गई। दूसरी ये टेक्निक होगी, अगर आपने पैसे मेहनत ज़ाया नहीं करनी है, हो सकता है कि डेडलॉक फ्लड ना आए, आप एम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, ठीक है, आप इतने पैसे लगा रहे हैं उसके ऊपर, हो सकता है फ्लड आए और लेकिन वो नॉर्मली हो और वो गुजर जाए उन्हीं रूट से जो आपने पहले से रूट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप वेट करें फ्लड आने का। दूसरी टेक्निक ये है, जब फ्लड आएगा फिर देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, फिर हम उसके ऊपर मेजर्स ले रहेंगे दोबारा से। उस टेक्निक को कहते हैं कि आप सिस्टम को कह रहे हैं कि डेडलॉक आ जाए, जब आ जाएगा फिर हम उसको डिटेक्ट करेंगे, डेडलॉक डिटेक्शन, और फिर हम उससे रिकवर कर लेंगे, एंड रिकवरी। तो कौन से तीन हमने डिस्कस किए हैं टेक्निक्स, भी उनके नेम्स हमने डिस्कस किए हैं। नंबर 3, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। नंबर 1, रिकवरी डेडलॉक प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, एंड नंबर 2, डेडलॉक अवॉइडेंस। सर रिसोर्सेज तो प्रिवेंशन इनके लिए भी चाहिए होंगे। एंड अवॉइडेंस। तो प्रिवेंशन और अवॉइडेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, उसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो ये कब कब चलेंगे प्रिवेंशन, ये अवॉइडेंस, ये आपको समझ आ गई कि अभी डेडलॉक अकर नहीं हुआ, उससे पहले हम ये मेजर्स ले रहे हैं ताकि सिस्टम में डेडलॉक आए ही ना। तो ये दोनों टेक्निक्स ये यूज करते हैं। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि सिस्टम में आपको काम करना पड़ेगा, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, सिस्टम जो है आपका इससे इफेक्ट होगा, उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। जबकि डेडलॉक और डिटेक्शन और रिकवरी का मैकेनिज्म जो ये कहता है कि जब डेडलॉक अकर होगा तब देखेंगे, जब अकर होगा उसको डिटेक्ट करेंगे और उसको रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस, पहले डेडलॉक प्रिवेंशन डिस्कस करते हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होती है?
डेडलॉक प्रिवेंशन ये होती है कि डेडलॉक की 4 कंडीशंस हैं। कौन कौन सी हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नॉन प्रिवेंटिव, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर। सर्कुलर वेट। ये 4 कंडीशन हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन ये कहती है कि ये चारों की चारों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन वायलेट कर दें, या तो रिसोर्सेज को शेयरेबल बना दें, तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी तो कभी भी डेडलॉक सिस्टम में नहीं आएगा। अगर ये नहीं करना तो होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन खत्म कर दें। होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन कैसे खत्म कर सकते हैं कि आप अगर सिस्टम में एक प्रोसेस है P1, वो किसी एक रिसोर्स का वेट कर रहा है और एक रिसोर्स उसको एलोकेटेड है, तो ये P1 जो है प्रोसेस इसको R1 रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है और R2 रिसोर्स इसको एलोकेटेड है। ओके, तो ये है होल्ड एंड वेट की स्टेट में। तो इसको होल्ड एंड वेट की स्टेट में ना रखने का मतलब ये है कि अगर ये इस स्टेट में है तो इससे जो ये एक रिसोर्स का जो एलोकेटेड है और एक रिसोर्स का जो वेट कर रहा है, इससे ये रिसोर्स जो है एलोकेटेड रिसोर्स इससे छीन लें, इसे रिलीज करवा दें, ताकि ये होल्ड एंड वेट वाली स्टेट में ना हो। होल्ड एंड वेट वाली स्टेट का मतलब ये है कि सिस्टम में एटलीस्ट एक जो प्रोसेस है उसने एटलीस्ट एक रिसोर्स कैप्चर किया हो और किसी एक एटलीस्ट एक रिसोर्स का वेट कर रहा हो, तो तब हम कहेंगे कि ये होल्ड एंड वेट की कंडीशन में है। तो अगर ये वाली स्टेट है उसका काम नहीं हो रहा, तो भाई उसका काम नहीं हो रहा तो उसने ये रिसोर्स क्यों ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसको रिलीज करवा दें। ठीक है, ये छोड़ दे। जब ये छोड़ देगा तो सिर्फ ये इसका वेट करेगा और ये असाइन नहीं होगा इसको, तो ये होल्ड एंड वेट की प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू नहीं रहेगी, तो तब डेडलॉक नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये नंबर 3 जो है वो नॉन प्रीएम्पशन है। नॉन प्रीएम्पशन का मतलब अगर इसको वायलेट करवाना है, इसका मतलब ये है कि आप रिसोर्सेज को प्रोसेसेस को कह रहे हैं कि वो किसी से रिसोर्स छीन सकते हैं। अगर ये रिसोर्स इसको एलोकेटेड है, ठीक है, और ये इसका वेट कर रहा है, तो इसका काम भी नहीं हो रहा और इसका काम भी नहीं हो रहा, P2 का काम भी नहीं हो रहा, तो P2 इसको छीन ले जबरदस्ती। अगर ये इसको छीन लेगा तो P2 अपना काम कर लेगा। जब अपना काम कर लेगा तो ये रिसोर्सेज रिलीज कर देगा और फिर ये अवेलेबल हो जाएंगे इसके लिए, तो डेडलॉक खत्म हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं ये हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। इसकी रीज़न ये है कि हम रिसोर्सेज को शेयरेबल नहीं बनाना चाहते, उसकी वजह से मसले आते हैं। आपको पता है कि वो उसके लिए हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के इश्यूज आते हैं, तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते। होल्ड एंड वेट, हमें होल्ड एंड वेट जो है किस प्रोसेस को किस रिसोर्सेज जो हैं उसे छीनने हैं, किसे रिलीज करवाने हैं, किसका काम नहीं हो रहा, एक लंबी डिस्कशन है इसके ऊपर। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, प्रोसेस की प्रायोरिटीज़ रखनी पड़ेगी, और प्रायोरिटीज़ का पता सिर्फ यूज़र को होता है, सिस्टम को पता नहीं होता है कि उसके लिए यूज़र के लिए कौन सा प्रोसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली कंडीशन जो है उसको भी वायलेट नहीं करवाते। नो प्रीएम्पशन, अगर हम प्रोसेस को कहेंगे वो रिसोर्सेज छीन सकते हैं, तो सिस्टम में बड़ी गड़बड़ होगी। जो प्रोसेस छीनते रहेंगे रिसोर्सेज दूसरे प्रोसेस से, तो वो काम करते रहेंगे, कई प्रोसेस बेचारे मारे जाएंगे, वैसे ही स्टारवेशन का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि उनसे रिसोर्सेज हमेशा कोई ना कोई दूसरा प्रोसेस छीन लेगा, तो वो स्टारवेशन का शिकार हो सकते हैं। तो ये भी नहीं कर सकते। सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट का मतलब ये है कि P1 जो है वो P2 का वेट कर रहा है, P2 जो है वो P3 का वेट कर रहा है, और P3 जो है वो P1 का दोबारा वेट कर रहा है। यह है सर्कुलर वेट। किसी तरीके से हम ये करें कि सर्कल में एक दूसरे का वेट ना करें, इस चीज़ को इंश्योर कर लें। अगर हम इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि सर्कल नहीं भरना सिस्टम में, तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम में कभी भी डेडलॉक नहीं आएगा, और इसी टेक्निक को हम कहते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन में हम नॉर्मली सर्कल नहीं बनने देते। आपको पता, आपको सर्कल फाइंड करना आता है लिंक लिस्ट में? स्टूडेंट्स हो गए? नो नो सर। सर, आपको हाँ सर। सर्कल ये होता है कि टेल को हेड से मिला दो। सर्कल फाइंड करना आता है आपको? यस सर। अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन फाइंड सर्कल के नाम से फंक्शन है, और उसमें मैं एक नोड पास कर देता हूँ आपको, जो कि हेड नोड है किसी भी लिंक लिस्ट का। आपने यस में नो में आंसर देना है कि अगर उसमें सर्कल है तो यस, अदरवाइज नो, मतलब ट्रू या फॉल्स में आपने आंसर करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे सर्कल? सर हम लोग ट्राइवर्स करेंगे हेड से लेके एंड तक, अगर एंड में एंड तो पता ही दोबारा नहीं है, हेड आ जाता है तो एंड तो है ही नहीं, ये इस तरह से ट्रैवर्स करते रहोगे आप।
सर हम एंड लिंक कभी नहीं देखेंगे आएगा। अगर ये इसको पॉइंट कर रहा नहीं है, नहीं इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, इसको, सर ये एंड मैं कभी भी नहीं आएगा, चलता रहेगा, कभी भी एंड नहीं आएगा। सर मैं वही आगे आपको बता रहा हूँ। हम लोग पहले ट्रैवर्स करेंगे, अगर हमें नेक्स्ट पॉइंटर पे उसका हेड मिल गया तो वो सर्कल है। सर अगर उसका एड्रेस भी मिल जाता है हमें, तो आप क्या करते हैं, आप लॉजिक बताएंगे क्या करेंगे आप। ये हेड है, और सर लगाएं फिर वाइल। वाइल लगा दिया। सर हेड को टेल से मिला दें, हेड इक्वल इक्वल टू टेल। टेल तो पता ही नहीं, टेल है ही नहीं, सिर्फ हेड पॉइंटर है आपके पास। आप बताएं। सर वाइल टेम्प टेम्प किधर से टेम्प आ गया, डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, और नीचे आ टेम्प जाएगा कहाँ से आ इफ। गया, नल तो है ही नहीं, सर एक नल तो कोई है ही नहीं, सर यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे सर्कल में है चुके, तो नल कभी भी नहीं आएगा। तो सर हेड डॉट हम नेक्स्ट इज देखेंगे कि नॉट इक्वल जो टू वेरी नल। फर्स्ट हमारा जो नोड होगा उसका एड्रेस होगा उसके पास। वो फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ से आएगा, हम तो आगे मूव करते जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं हेड इज इक्वल टू हेड एरो नेक्स्ट, हम ऐसे मूव करते जा रहे हैं आगे। अब यहाँ पे सर यहाँ पे एक और कंडीशन क्या कंडीशन आएगी, लगाया क्या। सर, इफ हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड तो सर्कल है, कभी भी नहीं आएगा, मैं और कंडीशन लगा एग्जिस्ट भी दूं कर यहाँ दे। पे, इफ हेड सर इज इक्वल हेड टू, डबल इक्वल टू टेल हो तो टेल तो तो है ही सर नहीं इधर। हेड नॉट इक्वल टू नल आ जाएगा, हेड डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब ये है कि हमें सिंपल एक टेम्प वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि नोड टाइप का होगा, उसमें सबसे पहले आप हेड का पॉइंटर जो है वो एड्रेस लिखवा दें इसके अंदर। अब आप मूव करें हेड को, ठीक है, तो आप कंडीशन चेक कर लें, वाइल हेड नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू टेम्प। इसका मतलब ये है कि वही तो मैंने आप बोला है। हेड को आगे मूव करते जाएं, नेक्स्ट 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 करते जाएं, जब तक हेड के नेक्स्ट में टेम्प नहीं आ जाता। टेम्प क्या है, ये टेम्प है, टेम्प फिक्स हो गया यहाँ पे। हेड के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, ये हेड आ जाएगा, ये फिर हेड ये बन जाएगा, फिर हेड ये बन जाएगा, फिर हेड के नेक्स्ट में जब ये आएगा, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ सर्कल, ठीक है। तो ये लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रिटर्न ट्रू, ठीक है, सर्कल है। ओके, तो इस तरह से आप सर्कल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन में ये होता है कि आपका सिस्टम जो है वो टेक केयर करता है कि सिस्टम में अभी प्रोसेस जो है इस तरह से वेट कर रहे हैं। अगर कोई जो ये वाला प्रोसेस है, ये जिस रिसोर्स का वेट कर रहा है, वो असाइनमेंट एज करने की बजाय या रिक्वेस्ट एज लगाने की बजाय, अगर वो रिक्वेस्ट एज लगाने से ये वाला लूप बन रहा है, सर्कल बन रहा है, तो हम कभी भी उसको ये वाला रिसोर्स जो है वो एलोकेट नहीं करेंगे। ओके, सो ये इस तरह से हम डेडलॉक प्रिवेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सिर्फ ओरली जो है ओरली था, ठीक है, ये बस आप कॉन्सेप्ट ही था। असल में हम डिस्कस करते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन, सॉरी डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस क्या कहती है, डेडलॉक अवॉइडेंस ये कहती है, दोनों टेक्निक्स ये कहती हैं कि डेडलॉक इंश्योर करते हैं कि डेडलॉक सिस्टम में आए ही ना। उसके लिए क्या कहती है, डिमांड करती हैं, ये कहती हैं, ये टेक्निक ये कहती है कि मुझे पहले प्रोसेस बताएं कि P1 को कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, P2 को कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, P3 को कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, एंड सो ऑन। जितने भी प्रोसेस सिस्टम में आएंगे वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो फिर ना वो कहेगा कि पहले P2 चलेगा, फिर P3 चलेगा, फिर P1 चलेगा। तो इस तरह से वो चलेंगे तो डेडलॉक नहीं आएगा। तो ये एक एल्गोरिदम है जिसको हम कहते हैं बैंकर्स एल्गोरिदम। बैंकर्स एल्गोरिदम जो है ये डेडलॉक अवॉइडेंस का एल्गोरिदम है। ये प्री इंफॉर्मेशन लेता है, इसको ए प्रायरी इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, ए प्रायरी एल्गोरिदम भी कहते हैं। ए प्रायरी एल्गोरिदम ऐसे एल्गोरिदम होते हैं जो कि पहले से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। तो इस तरह से सिस्टम में प्रोसेस अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल वो कहेंगे कि मुझे ए टाइप के 2 इंस्टेंसेस चाहिए, P1 कहता है। बी टाइप रिसोर्स के मुझे 5 इंस्टेंसेस चाहिए, सी टाइप के मुझे 0 इंस्टेंसेस चाहिए। तो ये अपनी इंफॉर्मेशन पहले शेयर करेंगे, बैंकर एल्गोरिथम उसके ऊपर अपनी प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करके बताएगा कि अगर इस सीक्वेंस में अगर हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें तो डेडलॉक नहीं आएगा। और अगर एक भी सीक्वेंस उसको मिल गया ऐसा कि जिसमें सारे के सारे प्रोसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, तो इस सीक्वेंस को हम कहेंगे सेफ सीक्वेंस।
तो सेफ सीक्वेंस, बैंकर एल्गोरिथम जो है सेफ सीक्वेंस ढूंढता है। अगर उसको सेफ सीक्वेंस मिल जाए तो इसका मतलब है सिस्टम में डेडलॉक नहीं आएगा, अदरवाइज सिस्टम में डेडलॉक आएगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिथम जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बैंकर एल्गोरिथम दोबारा रिपीट करते प्लीज। रिपीट करते हैं। सो बैंकर एल्गोरिथम जो है बेसिकली सेफ स्टेट फाइंड करता है। सेफ स्टेट क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ ऑल प्रोसेस इन द सिस्टम। अगर उस सीक्वेंस में हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें तो सिस्टम में डेडलॉक नहीं आएगा। तो ये पहले से आपको गारंटी कर रहा है कि अगर आप इस सीक्वेंस में सारे के सारे प्रोसेस जो है सिस्टम में एग्जीक्यूट करेंगे तो सिस्टम में डेडलॉक नहीं आएगा। तो उस सीक्वेंस को हम कहेंगे सेफ स्टेट। ओके, सो बैंकर एल्गोरिथम क्या करता है? सेफ स्टेट फाइंड करता है, और ये डेडलॉक अवॉइडेंस का एल्गोरिथम है, और ये इसके पास प्रायर इंफॉर्मेशन होती है। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस एल्गोरिथम। बजाय इसके कि हम एल्गोरिथम को समझें, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आप एल्गोरिथम को आपको खुद ही समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, सो लेट्स टेक इस एग्जांपल, बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर एल्गोरिथम को समझने में आपको 2-3 डेटा स्ट्रक्चर जो है वो समझने पड़ेंगे। ठीक है, वो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है? एक अवेलेबल का डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब एक वेक्टर है, एक अरे समझ लें, एक मैक्सिमम की अरे है, एक एलोकेशन की अरे है, और एक नीड की अरे है। ये है क्या? अवेलेबल का मतलब ये है कि सिस्टम में कितने रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये अवेलेबल का वेक्टर है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी। मैक्सिमम का मतलब ये है कि एक प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज चाहिए वो मैक्सिमम में होंगे, और ऑलरेडी उसको कितने रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं वो एलोकेशन में होंगे, और फर्दर उनको कितने नीड है, मतलब कुछ रिसोर्सेज उसको एलोकेटेड हैं, टोटल उसको फॉर एग्जांपल 10 रिसोर्सेज चाहिए, 5 उसको एलोकेटेड हैं, तो 5 की उसको नीड है। तो मैक्सिमम माइनस एलोकेशन करेंगे तो आपके पास नीड आएगी। ठीक है, तो नीड आप इस तरह से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। तो ये अभी आपको समझ आ जाएगी जब मैं इसकी एग्जांपल रन करूंगा। तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ये जी एग्जांपल आ गई। सिस्टम में 5 प्रोसेस हैं, 5 प्रोसेस, जिनका नाम है P0, P1, P2, P3 एंड P4। ये सिस्टम में 5 प्रोसेस हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सो ध्यान से समझिएगा। 3 रिसोर्सेज हैं सिस्टम में। ए टाइप का एक रिसोर्स है जिसके 10 इंस्टेंसेस हैं। बी टाइप का एक दूसरा रिसोर्स है जिसके 5 इंस्टेंसेस हैं, और सी टाइप का एक तीसरा रिसोर्स है जिसके 7 इंस्टेंसेस हैं। ओके, तो ये सिस्टम में जो बैंकर एल्गोरिथम जो एक प्रायरी इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहा है उसको हम बता रहे हैं कि भाई सिस्टम में 5 प्रोसेस हैं और 3 टाइप के रिसोर्सेज हैं, और हर रिसोर्स के इतने इतने इंस्टेंसेस हैं। डन हो गया? तो ये हमने उसको बता दिया पहले बैंकर एल्गोरिथम को, ये उसकी इनिशियल डिमांड है, ये हमने उसको बता दिया। अब उसकी और भी डिमांड है, एट टाइम 0, किसी भी टाइम के ऊपर सिस्टम की स्टेट क्या है। किसी भी टाइम के ऊपर सिस्टम की स्टेट ये है कि उसमें 5 प्रोसेस रन हो रहे हैं, P0, P1, P2, P3 एंड P4। ओके, मैक्सिमम का जो कॉलम है ये बता रहा है कि P0 को A टाइप के 7 रिसोर्सेज चाहिए, 7 इंस्टेंसेस चाहिए। P0 को B टाइप रिसोर्स के 5 इंस्टेंसेस चाहिए। P0 को C टाइप के 3 इंस्टेंसेस चाहिए। इस तरह से P1 की बात करें तो उसकी डिमांड ये है, उसको मैक्सिमम 3 A टाइप के रिसोर्सेज इंस्टेंसेस चाहिए, B टाइप रिसोर्स के 2 इंस्टेंसेस चाहिए, और C टाइप के 2 इंस्टेंसेस चाहिए। तो ये मैक्सिमम का आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? मैक्सिमम यस सर। क्या होता है ये? सर सिस्टम को उस टाइम पर कितने रिसोर्सेज चाहिए प्रोग्राम को रन सिस्टम करने को के लिए? नहीं, सिस्टम को नहीं, प्रोग्राम को। प्रोसेस को सर। ये बेसिकली किसी भी प्रोसेस की डिमांड है। P0 कहता है मुझे इतने रिसोर्सेज A टाइप के इतने चाहिए, B टाइप के इतने चाहिए, और C टाइप के इतने इंस्टेंसेस चाहिए। इस तरह से P4 कहता है मुझे A टाइप के 4 इंस्टेंसेस चाहिए, B टाइप के 3 इंस्टेंसेस चाहिए, C टाइप के 3 इंस्टेंसेस चाहिए। ओके, तो ये इनकी डिमांड है। अब उनमें से सिस्टम जो है उसको कुछ ना कुछ एलोकेट, इस तरह से प्रोसेस जो है उनको सिस्टम जो है कुछ ना कुछ एलोकेट कर देता है।
क्या एलोकेट करता है? P0 को उसने कुछ एलोकेटेड किए हुए हैं, A टाइप के 0 इंस्टेंसेस एलोकेट किए हुए हैं, B का 1 इंस्टेंस एलोकेट किया हुआ है, C का 0 एलोकेट किया हुआ है। P2 की बात करें तो P2 को A टाइप रिसोर्स के 3 इंस्टेंसेस एलोकेटेड हैं, B के 0 इंस्टेंसेस एलोकेटेड हैं और C के 2 इंस्टेंसेस एलोकेटेड हैं। ओके, डन हो गया। अब मुझे ये बताएं अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब होता है सिस्टम में टोटल रिसोर्सेज कितने फ्री हैं। आप बता सकते हैं कि ये 332 कैसे आया? सिस्टम में टोटल A टाइप के, टोटल B टाइप के, टोटल C टाइप के, ये टोटल रिसोर्सेज हैं। इनमें से कुछ एलोकेटेड हैं, बाकी फ्री कितने हैं? जो फ्री होंगे वो अवेलेबल में आएंगे। तो आप बता सकते हैं ये 332 कैसे आया? सर ऊपर जो फार्मूला आपने बताया उसको मैनिपुलेट करके। कैसे? जो अभी आपने ऊपर फार्मूला 1 मिनट पहले फार्मूला दिखाया। छोड़ें आप, यहाँ से बताएं। हम मैक्स से देखेंगे। मैक्स से देखेंगे? मैक्स क्या देखेंगे? मैक्स से मैक्सिमम से माइनस एलोकेशन। मैक्सिमम से माइनस एलोकेशन। किसकी मैक्सिमम देखेंगे, किसकी माइनस एलोकेशन देखेंगे कि ये आएगा? सर ए के जितनी भी मैक्सिमम है उसको ऐड करेंगे और एलोकेशन के जितने एलोकेशन में ए के जितने हैं उसको ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? मैक्सिमम से। मैक्सिमम किधर है? टोटल से सर टोटल से। टोटल कितने हैं? सर टोटल एक ही 10 इंस्टेंसेस 25 है है। ए के मैक्सिमम। 25 कहाँ से आ गए टोटल? 10 है सर, 10। ऐड करेंगे ना पहले। सिस्टम सर ए के टोटल 10 इंस्टेंसेस है, 7 उसको मैक्सिमम चाहिए और अवेलेबल उसको 3 हो गए हैं। सर नीड की यहाँ से निकल आ जाएगी। टोटल सिस्टम में एक टोटल सिस्टम टोटल में 10 इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं। इंस्टेंसेस हैं जी सर। बी के 5 इंस्टेंसेस हैं और सी के 7 इंस्टेंसेस हैं। अब उनमें से इस 10 में से कुछ इंस्टेंसेस ऑलरेडी एलोकेटेड हैं। P0 को इसमें से 0 इंस्टेंस एलोकेटेड है। P1 को इस 10 में से 2 इंस्टेंसेस एलोकेटेड हैं। P2 को इसमें से 3 इंस्टेंसेस एलोकेटेड है। P3 को इसमें से 2 इंस्टेंसेस एलोकेटेड हैं। P0 को 0 P4 को 0 इंस्टेंसेस एलोकेटेड है। 10 में से अगर ये सारे के सारे माइनस कर दें तो 7 माइनस होगा तो आंसर आएगा 3। इसका मतलब ये है कि 7 रिसोर्सेज ए के वो एलोकेटेड हैं ऑलरेडी और 3 अवेलेबल हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें तो बी की टोटल 5 है। 1 + 1 = 2। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3। इस तरह से अगर हम बात करें 7 टोटल है तो सी के एलोकेटेड कितने हैं? 2 1 2 विच इज इक्वल टू 5। 7 - 5 = 2। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, टोटल इंस्टेंसेस में से एलोकेशन माइनस करनी है तो आपके पास अवेलेबल में आ जाएगा 3 3 2। तो आपके पास ए के 3 इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, फ्री हैं, जो कि आप किसी भी प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं। बी के 3 इंस्टेंसेस एलोकेटेड हैं और सी के 2 इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं। ओके, फ्री हैं। अब मुझे ये बताएं P0 की डिमांड क्या है? 753। P2 की डिमांड क्या है? 902। हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? 332। किसकी डिमांड पूरी कर सकते हैं? किसी की भी नहीं। P1 की, P1 की और P3 की। P1 की डिमांड पूरी कर सकते हैं? यस सर। P1 और P3। P1 की डिमांड क्या है? P1 की नीड क्या है? मैक्सिमम तो उसकी डिमांड है, मैक्सिमम उसको P1 को चाहिए 322। उसकी एक्चुअल नीड क्या है? नीड का मतलब है करंट नीड उसकी क्या है? कौन बताएगा? सर 2 बी और सी चाहिए उसको, बस 2 इंस्टेंसेस। इसको मैक्सिमम इसको चाहिए 322, लेकिन भैया उसको कुछ एलोकेटेड भी हैं। उसको एलोकेटेड हैं 2 ए के, बी के 0, इसके भी 0। इसको कुछ ऑलरेडी एलोकेटेड हैं। मैक्सिमम इसको इतने चाहिए और इसके पास इतने हैं, इतने इसने होल्ड किए हुए हैं। तो रिक्वेस्ट कितने की करेगा? सर 122 की। 122 की। 122 की। तो 122 कैसे आया बताओ? सर एलोकेशन ए का जो है सर वो 2 इसको एलोकेट है तो 3 बारह बताएं। एलोकेट जो मैक्सिमम में से एलोकेशन माइनस होगी ना, मैक्सिमम में से एलोकेशन माइनस होगी। तो सबसे पहले आप तो क्या 3 करेंगे? में से 2 गया तो 1। बात सुनिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक अवेलेबल का आपने कॉलम बना लिया, वो आपने निकाल लिया 332। वो कैसे आया? वो आपने इधर से निकाल लिया कि टोटल में से आपने ये माइनस कर दिए तो आपके पास अवेलेबल आ गए। ठीक है,
अब आपने दूसरा काम ये करना है, सबसे पहले आपने इनकी एलोकेशन भी है और इनके मैक्सिमम भी हैं, आपने इनकी नीड फाइंड करनी है, फर्दर नीड। तो फर्दर नीड का कॉलम जो है आपको अलग से बनाना पड़ेगा। उसमें आप कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। तो आप 7 में से 0 माइनस करेंगे तो इसको 7 अभी चाहिए, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो बी टाइप के इसको 4 चाहिए, और 3 माइनस 0 करेंगे तो इसको 3 और चाहिए सी के। ठीक है, इसी तरीके से आप सबकी नीड निकालेंगे। तो नीड कुछ इस तरह से आएगी, P0 को 7 ए के चाहिए, बी के 4 चाहिए फर्दर, और सी के 3 चाहिए। तो मैक्सिमम माइनस एलोकेशन करेंगे तो आपके पास नीड का कॉलम आएगा। तो ये नीड का कॉलम आपने खुद बनाना है। ठीक है, तो ये आपने ये बना लिया, सबकी नीड आपने फाइंड कर ली। फिर आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज ये हैं, तो आपने देखना है कि किसकी नीड आप पूरी कर सकते हैं। तो 3 3 2 के साथ किसकी नीड पूरी हो सकती है, इसकी नीड भी पूरी हो सकती है और इसकी नीड भी पूरी हो सकती है। तो सबसे पहले हम P1 को चला देंगे। जब P1 को चला देंगे, कौन सा स्टूडेंट मुझे ये बताएगा कि जब P1 को चला देंगे, P1 को चला दिया तो अवेलेबल में क्या चेंज आएगा? P1 रिलीज हो जाएगा, P1 में रिसोर्सेज रिलीज हो जाएंगे। गुड, तो क्या अपडेट क्या होगा सर? 0 1 0 सर ए जो है 5 हो जाएगा, ए 5 हो जाएगा। एक्सीलेंट। तो P1 जब चला देंगे तो उसको जो ऑलरेडी रिसोर्सेज एलोकेटेड थे वो रिलीज हो जाएंगे, तो वो इसमें ऐड हो जाएंगे अवेलेबल, मतलब वो रिलीज हो जाएंगे, वो फ्री हो जाएंगे। तो जितने भी फ्री होते जाएंगे वो अवेलेबल में आते जाएंगे। तो होगा क्या, होगा ये मैं आपको बताता हूँ। आपको नोटपैड स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज ही हैं। सबसे पहले आप चलाएंगे P1 को। जब P1 को चलाएंगे, P1 जो है इसका मतलब है वो उसकी P1 किसको चला सकते हैं, जिसकी नीड पूरी होगी। इसकी नीड पूरी होगी है P1 की। तो नीड कैसे पूरी होगी, अगर अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू नीड है किसी की प्रोसेस की। नीड किसी प्रोसेस की है, फॉर एग्जांपल P ऑफ I की है, जिस प्रोसेस की नीड पूरी हो रही है, नीड किसकी पूरी होगी, जब ये वाला कंडीशन ट्रू होगी, ये रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं वो इसकी नीड से ज्यादा हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज P1 की नीड क्या है, P1 की नीड है 1 2 2। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा हैं नीड के, तो जैसा ये P1 को चलाया जा सकता है। जब P1 को चलाएंगे तो P1 ने जो रिसोर्सेज कैप्चर किए हुए हैं ना, होल्ड किए हुए हैं, वो आपने अवेलेबल में ऐड कर देने हैं। तो P1 जब चल गया तो आपका आंसर आ जाएगा 5 3 2। ठीक है, अब आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज ये हैं। अब आपने देखना है किसकी नीड पूरी हो सकती है। 5 3 2 के साथ 5 3 इसकी नीड पूरी हो सकती है? नो सर। नो सर P4 की हो सकती है। इसकी नीड पूरी हो सकती है P2 की? सॉरी P4 की। नहीं P2 की P3 और P4 की होगी। P2 की हो सकती है? नो सर। क्यों? नो सर। क्यों? है ना, हाँ 600 है इसलिए। 600 सर उसको ए नीड 5 6 की है वो उसको बेसिकली अवेलेबल रिसोर्सेज में उसको 8 ए टाइप के 6 रिसोर्सेज चाहिए, हमारे पास ए टाइप के 5 रिसोर्सेज हैं। तो इस वजह से P2 की नीड पूरी नहीं हो सकती। तो P3 की नीड पूरी हो सकती है, यस। तो P3 की नीड पूरी हो जाएगी तो P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अवेलेबल कितने होंगे, P3 अपने रिसोर्सेज रिलीज कर देगा, तो 2 1 1 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा 7 4 3। तो P3 भी एग्जीक्यूट हो गया। अब आपने देखना है कि किसकी नीड पूरी हो सकती है। अब आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज ये हैं, नीड पूरी किसकी हो सकती है 7 4 3 के साथ, इसकी नीड भी पूरी हो सकती है, इसकी नीड भी पूरी हो सकती है, इसकी नीड भी पूरी हो सकती है। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा प्रोसेस चलाना चाहते हैं। अगर एक से ज्यादा प्रोसेस चल सकते हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी सीक्वेंस जो है उसमें चला सकते हैं। तो सर अगर हमारे पास नीड पूरी हो रही है तो फिर हम हमारी मर्जी होती है, हम जो सा मर्जी चला रहे हैं, रैंडम चूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली रैंडमली जिसको मर्जी आप चला सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक भी सीक्वेंस अगर एग्जिस्ट करता है जिसमें सारे के सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट कर जाते हैं तो उसको उस सीक्वेंस को हम कहेंगे सेफ स्टेट। तो अगर बैंकर एल्गोरिथम एक सेफ स्टेट ढूंढ लेता है तो इसका मतलब ये है कि कभी भी सिस्टम में डेडलॉक नहीं आएगा। तो बैंकर एल्गोरिथम आपको समझ आ गया? यस सर। चलें फिर इस क्वेश्चन का आंसर करें। अभी सिस्टम में ये स्टेट है, सिस्टम में टोटल ए के 10 रिसोर्सेज हैं, बी के 5 हैं और सी के 7 रिसोर्सेज हैं, इंस्टेंसेस हैं। कैन रिक्वेस्ट 330 बाय P4। सिस्टम अगर सिस्टम में ये सिचुएशन है, अवेलेबल रिसोर्सेज ये हैं,
और एलोकेटेड ये हैं सारे और नीड ये है, ये नीड है उसने डायरेक्टली नीड दे दिया नीड, ठीक है, ये मैक्सिमम नहीं है, ये नीड है। तो मैक्सिमम और नीड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नीड दी होगी तो मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम दिया होगा तो नीड निकाल सकते हैं, लेकिन नीड से मैक्सिमम निकालना वो हमारा एडवांटेज नहीं है, मतलब हमें उसको फायदेमंद नहीं है, यूजेबल नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए नीड का कॉलम यूजेबल है। तो याद रखिएगा अगर आपको कॉलम दिया गया हो इस तरह का, तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये दिया क्या क्या गया है। ये नहीं है कि आपने शुरू हो जाना और कहाँ शुरू कर देना, ऐसे नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैक्सिमम लिखा होगा तो आपको नीड वाला कॉलम निकालना पड़ेगा। अगर नीड दिया होगा तो आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, फिर आपने इसको देखना है और इनको देखना है कि किसकी नीड पूरी हो सकती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, कैन 330 हम P4 को ग्रांट कर सकते हैं? क्या P4 अगर ये रिक्वेस्ट करता है 330 के साथ इस स्टेट में, तो क्या हम उसको ग्रांट कर सकते हैं? यस और नो? नो सर, नहीं दे सकते क्यों? सर, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज ही ए, अवेलेबल बी रिसोर्स और हमारे सी पास के कम है। एग्जैक्टली हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है 230, लेकिन उसको चाहिए 330। तो ये 3 जो है, इसको 3 चाहिए, इसको यहाँ पे 2 अवेलेबल है, तो लिहाजा यहाँ से ही इसको ग्रांट नहीं कर सकते। P0 को ग्रांट कर सकते हैं अगर इसकी रिक्वेस्ट करता है 202 की? यस सर। यस सर। यस यस सर। ये कर सकते हैं इसकी। तो इसका आंसर नो है, इसका आंसर यस है। ओके, तो अब आपको डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस का पता चल गया? यस सर। क्या होता है दोनों में डिफरेंस, क्या बताएं? बताएं ना, डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या डिफरेंस है? सर डेडलॉक प्रिवेंशन में हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम लगाते हैं कि वो स्टेट है ना, ठीक है। अवॉइडेंस और प्रिवेंशन? अवॉइडेंस में हम बैंकर्स एल्गोरिथम लगाते हैं। तो डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है? डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या डिफरेंस है बच्चे? अभी पढ़ा है हमने। मैंने आपको बताया था कि डेडलॉक प्रिवेंशन में हम डेडलॉक किसी एक कंडीशन को वायलेट करवाते हैं और नॉर्मली वो कंडीशन सर्कुलर वेट वाली होती है। और डेडलॉक अवॉइडेंस में हम बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू ए प्रायरी इंफॉर्मेशन गेट करते हैं और सेफ स्टेट फाइंड करते हैं। तो ये दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक प्रिवेंशन डेडलॉक अवॉइडेंस। तो इंशाल्लाह we'll see in the next class how we can use third mechanism or third strategy to solve a deadlock. तो डेडलॉक को किस तरह से डिटेक्ट करेंगे, डेडलॉक को किस तरह से रिमूव करेंगे, ये तो था। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन अभी जाइएगा ना, आप मुझे ये बताएं कि डेडलॉक प्रिवेंशन का जो एल्गोरिथम है, जो भी वो प्रिवेंट कर रहा है, वो कब कब चलेगा, और डेडलॉक अवॉइडेंस का जो एल्गोरिथम है ये कब कब चलेगा? एनी गेस? बैंकर एल्गोरिथम कब कब चलेगा, कब कब ये सेफ स्टेट फाइंड करेगा? चलें इसका आंसर करते हैं। सर जब जब हमारे पास म्यूचुअल रिसोर्सेज मेरे, अगर बैंक का वो प्रिवेंशन तब काम करेगी जब हमारे पास सर्कुलर स्टेट में आ जाए और रिसोर्सेज सबको सेम ये चाहिए। बेसिकली मैं इसमें आपको ये बता होता है कि देता अगर हूँ, हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस में डेडलॉक अवॉइडेंस में ये हम कह रहे हैं कि बैंकर एल्गोरिथम चलेगा। अब चलेगा कब कब? बैंकर एल्गोरिथम का पता चल गया कि कब क्या है, मतलब बैंकर एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है वो पता चल गया, ठीक है। जब भी सिस्टम में नया प्रोसेस आएगा, P1 आया, P2 आया, इसने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी कि मुझे ए के इतने रिसोर्सेज चाहिए, बी के इंस्टेंसेस चाहिए, सी के इतने इंस्टेंसेस चाहिए। P2 ने भी बता दिया मुझे ए बी सी के 3 to 5 रिसोर्सेज इंस्टेंसेस चाहिए एंड सो ऑन, इसने भी अपनी इंफॉर्मेशन बता दी। तो जब जब एक सिस्टम में नया प्रोसेस आएगा, P4 आ गया, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा और बैंकर फिर रन होगा, बैंकर एल्गोरिथम फिर रन होगा। अगर P5 आ गया तो P5 सिस्टम में एंटर हो गया तो बैंकर एल्गोरिथम फिर रन होगा। इसका मतलब ये है कि जब जब नया प्रोसेस आएगा सिस्टम में तो बैंकर एल्गोरिथम रन होगा। तो बैंकर एल्गोरिथम जब इन्वोक होगा तो इसके इन्वोक होने से हम क्या इंश्योर कर रहे हैं, हम इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं आपके सिस्टम, आपके ख्याल में?
जब जब बैंकर एल्गोरिथम चल रहा है, इसके फायदे क्या हैं, क्यों चला रहे हैं, और इसके नुकसान क्या हैं चलाने के। सर फायदा तो ये है कि डेडलॉक नहीं आएगा, क्योंकि फायदे तो उसको ये पता हैं कि होगा कि ये किसको फायदे कितने तो ये कितने हैं कि ये सोर्सेस डेडलॉक चाहिए। को अवॉइड कर रहा है, ठीक है, और कभी भी सिस्टम में इंश्योर कर रहा है कि सिस्टम में कभी भी डेडलॉक नहीं आएगा। ये इसका फायदा हो गया, ठीक है। नुकसान क्या है इसका? सर नुकसान ये है कि सारे अगर फॉर एग्जांपल करेगा। सारे प्रोग्राम्स को उसके अवेलेबल रिसोर्सेज से ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तब बैंकर नहीं एल्गोरिदम किस तरह काम करेगा। नहीं नहीं सर टाइम क्वेश्चन ज्यादा है। लग रहा है, सर टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है क्या मतलब है? बैंकर एल्गोरिथम सिर्फ इंश्योर करने के लिए, किसको इंश्योर करने के लिए? डेडलॉक अवॉइडेंस को इंश्योर करने के लिए बार बार चल रहा है, इसका कोड बार बार चल रहा है। कब कब चल रहा है? जब जब सिस्टम में नया नया प्रोसेस, न्यू प्रोसेस आ रहा है। तो अगर ऑन एवरेज अगर सिस्टम में 10 नैनो सेकंड जो है उसमें काम करना, और हर 10 नैनो सेकंड के बाद एक प्रोसेस नया आता है, ऑन एवरेज हर 10 नैनो सेकंड के बाद एक नया प्रोसेस आता है, तो हर 10 नैनो सेकंड के बाद बैंकर एल्गोरिथम चलेगा। और फॉर एग्जांपल बैंकर एल्गोरिथम 1 नैनो सेकंड लेता है चलने में, ठीक है, सेफ स्टेट निकालने में। उसकी 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 इनपुट क्या है? उसकी इनपुट है सारी इंफॉर्मेशन, प्रोसेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और उसकी आउटपुट क्या है? सेफ स्टेट। तो फॉर एग्जांपल हर 10 नैनो सेकंड के बाद एक नया प्रोसेस आता है, वो चलेगा, 1 नैनो सेकंड लेगा। तो जब 1 नैनो सेकंड लेगा, तो क्या ये यूजफुल वर्क है या नॉन यूजफुल वर्क है? नॉन यूजफुल वर्क। नॉन यूजफुल वर्क है। क्यों? क्योंकि हमने तो हमारा तो यूजफुल वर्क है प्रोसेस को चलाना। हम बैंकर एल्गोरिथम कहां से चला रहे हैं? सिर्फ हम इंश्योर करने के लिए कि सिस्टम में डेडलॉक ना आए, हम बैंकर एल्गोरिथम चलाते रहें। कब कब चलाते रहें? जब हर 10 नैनो सेकंड के बाद हमें 1 नैनो सेकंड बैंकर एल्गोरिथम को देना पड़ेगा कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन चेक करे और फिर सेफ स्टेट फाइंड करे, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम प्रोसेस को चलाएं। तो अगर 10 नैनो सेकंड के बाद 1 नैनो सेकंड जाया हो रहा है, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है? 89%। सिस्टम की परफॉर्मेंस 89% है, 91 आ रहा है, 91% आ रहा है। तो सिस्टम में 9% जो है उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है। तो ये है वो कॉस्ट जिसकी हम बात कर रहे थे कि स्लैब अभी आया नहीं है, पहले से बंद बांधना शुरू कर दिए हैं, पता नहीं स्लैब आता है कि नहीं आता, तो हम सिस्टम की परफॉर्मेंस 9% डाउन कर रहे हैं। पता नहीं कभी सिस्टम में डेडलॉक आना भी है कि नहीं है, हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है डिसएडवांटेज बैंकर एल्गोरिथम का। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि सिस्टम में कभी भी डेडलॉक नहीं आएगा, ये इसको गारंटी कर रहा है। सर एक मेरा जी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल सर आप वो वाला बैंकर एल्गोरिथम वाला टेबल खोलेंगे। जी जी सर अब ये देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास यही ए के 10 इंस्टेंस पड़े हुए हैं, सबको हाँ मैक्सिमम 10-10 चाहिए, तो फिर बैंक और अवेलेबल हमारे पास 2 अवेलेबल है, लेकिन सबको ए के रिसोर्सेज 10-10 चाहिए, तो 10 फिर चाहिए, बैंकर एल्गोरिथम किस तरह चलेगा। तो वो 10 किसी एक को एलोकेट करेगा ना पहले। जब वो एलोकेट करेगा, अगर 10 उसको चाहिए, तो 10 जो है वो इस तरह तो नहीं करेगा कि इसको 2 एलोकेट कर देगा, इसको 3 एलोकेट कर देगा, इसको 2 एलोकेट करेगा, ऐसे नहीं करेगा। वो शुरू से ही 10 या तो इसको एलोकेट करेगा, या इसको एलोकेट करेगा, या इसको एलोकेट करेगा जिसको 10 चाहिए, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये इसमें ये भी होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। नहीं, ये देखना एलोकेशन जो उसने की हुई है, ये भी तो किसी बेस पे की हुई है ना, कि इसको 3 उसने दे दिए, इसको 2, इसको 2 दे दिए, इसको 3 दे दिए शुरू में, इसको फिर 2 दे दिए किसी टाइम 0 के ऊपर। तो जब वो टाइम 0 था, उसमें सबको पहले टाइम 0, फॉर एग्जांपल अभी सिस्टम में किसी को भी एलोकेट नहीं हुए, तो सबके यहाँ पे क्या क्या होगा? 0 0 होगा, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0। और अवेलेबल रिसोर्सेज क्या होगा? यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे 7 होगा। तो उस वक्त वो जो डिसीजन लेगा, वो किस बेस पे डिसीजन लेगा? वो मैक्सिमम की बेस पे डिसीजन लेगा। वो कहेगा इसको 10 चाहिए, तो वो कहेगा किसकी नीड फुलफिल हो रही है, तो 10 उसको, अगर सबने 10 लेने हैं, तो ऑब्वियसली 10 उसको एलोकेट करेगा ना जिसकी नीड फुलफिल हो रही है। समझ आ गई इस चीज की? अच्छा ठीक हो गया सर। ओके, तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द लास्ट स्ट्रेटजी कि हम क्यों बैंकर एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे हैं और सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि हमें पता नहीं डेडलॉक आना है कि नहीं आना, और पता नहीं कब रेयर ही आना है, कभी 4 महीनों के बाद एक डेडलॉक आ भी जाता है सिस्टम में, तो हम खामखा सिस्टम को अवॉइड कर रहे हैं, डेडलॉक को अवॉइड कर रहे हैं, और सिस्टम की परफॉर्मेंस को डाउन कर रहे हैं। तो हम एक नई स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, वो है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। आने दो, जब डेडलॉक आता है, जब आएगा तो फिर देखेंगे, जब सिस्टम में डेडलॉक आएगा तो फिर हम उसको रिकवर कर लेंगे। तो लेट्स सर डिस्कस दिस स्ट्रेटजी इन द नेक्स्ट क्लास। जी
सर आपसे वैसे जस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो डेट को रिकवरी है इसको क्या एज हम बैकअप कंसीडर करेंगे? नहीं, बैकअप कंसीडर नहीं करेंगे। ये वो वाले हाल है कि अगर हम अफ्रीका के मुल्क में रहते हैं तो डेडलॉक हम क्या करेंगे, फ्लड आता है तो आता रहे, हम क्या कर सकते हैं। तो जब ओके फ्लड आएगा तो फिर हम जितनी भी मैक्सिमम एफर्ट पुट कर सकते हैं हम कर लेंगे, बजाय इसके कि ऑलरेडी हम रिसोर्सेज को स्पेंड कर दें। हम पहले ही गरीब कंट्री हैं, हम किस तरह यस से सर। रिसोर्सेज को स्पेंड कर सकते हैं। हमारा सिस्टम ओके पहले से ही पूरा डाउन जा रहा है, स्लो जा रहा है, तो हम किस तरह से बैंक का चला सकते हैं। ये तो उस सिस्टम की बात करते हैं। हम बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस। अब जिसको जो सॉल्यूशन सूटेबल लगता है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, सीपीयू आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, सीपीयू की पावर बहुत ज़्यादा है, और आप चाहते हैं कि सिस्टम में कभी डेडलॉक ना आए लेकिन चाहे वो स्लो चले, कोई मसला नहीं है, तो फिर आप टैंकर एल्गोरिथम यूज़ करें, क्यों ना करें, करें आप। तो ये चॉइस के ऊपर है। हम सॉल्यूशन डिफरेंट प्रपोज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के, और यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्ट करना चाहता है। ठीक है। So thank you so much for joining the class. Inshallah, I will request you, please read the contents. मैंने सब कुछ अपलोड किया हुआ है। कोई भी ठीक है स्टूडेंट, सर। कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्लास में मुझे आप बता दें, किसी स्टूडेंट ने क्लास में आते ही कोई क्वेश्चन पूछा हो। ये तब होता है जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्लास में लेक्चर में आया करें, आपके पास एक क्वेश्चन हो कि आपने ये क्वेश्चन पूछना है, तो 50 में से अगर आप 5 स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ लेंगे तो 50 स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप पढ़ के आया करें, काइंडली अपने आप को मोटिवेट करें। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, और पढ़ने से आपको फ़ायदा होगा। ये नहीं है कि अगर आप धोखा दे रहे हैं मुझे या किसी और को, अपने वालिदैन को, पेरेंट्स को, तो ये धोखा उनके कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा या आपके पेरेंट्स का कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ सबसे ज़्यादा नुकसान आपका ही होगा। और आप याद रखिएगा कि अगर आप में कुछ हैं गेट्स, तो कहीं ना कहीं नजर आएंगे। ये नहीं है कि वो छुप जाएगा, नॉलेज छुपता नहीं है। आपसे पूछा जाएगा किसी जगह पे, आपने जब इंटरव्यू देने जाना है तो आपसे पूछा जाएगा, अच्छा बैंकर एल्गोरिथम क्यों यूज करते हैं, तो आपने कहना है कि अच्छा डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज करते हैं, तो उसने कहना दैट्स इट, आ जाओ कल से जॉब के लिए। तो इतना काफी है। उसको पता चल जाएगा कि आपको आता है कि नहीं आता, आपके पास नॉलेज है, स्किल है कि नहीं है। तो ये इस भूल में मत रहिएगा कि टीचर को पता नहीं है या पेरेंट्स को पता नहीं है। जब आपने कामयाब या नाकाम होना है तो आप, हमें भी पता चल जाना है, आपके पेरेंट्स को भी पता चल जाना है, और आपको भी पता चल जाना है। ठीक है। तो जब आप उस वक्त, फिर आप जो है ना, आपके पास ये टाइम नहीं होगा। ये जो 4 साल हैं ये आपकी जिंदगी के बेस्ट 4 इयर्स हैं। हमेशा आपने ऐसे नहीं रहना, आप अपने बूढ़े होना है। ठीक है। मैं आपको एग्जैक्टली सर। डिमोटिवेट नहीं कर ठीक रहा, है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा मैं आपको, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जानिए इसको, आप गनीमत जानिए इस टाइम को, और पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है। और फाइनल पेपर की अच्छे से तैयारी करें। और ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी ज़रूरत आपको हर जगह पे पड़ेगी। ठीक है। कोई ऐसा कोर्स जिसको फॉर एग्जांपल एक बच्चा कहता है जी मैंने C++ में कोडिंग ही नहीं करनी, तो मैं उसमें 50 नंबर लेके पास हो जाता हूँ, तो ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं उसने। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स एक ऐसा कोर्स है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको हर जगह पे भी, जब भी आप जाएंगे, चाहे आप पाइथन में कोडिंग कर लें, जावा में कोडिंग कर लें, आपको इसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। होपफुली आज की एब्सेंट से आप थोड़ा सा मुतासर हुए होंगे और पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आएंगे। तो मैं भी सर यही ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। ऑनलाइन है सर कितना फिर? नहीं, इन पर्सन है, इन पर्सन है, ऑनलाइन नहीं होगा। यहाँ पे आपको देना पड़ेगा आपका एग्जाम। चलिए सही है सर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, गुड बाय।